गुड मॉर्निंग। चलो भाई, लास्ट लेक्चर हमने ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की एंटिटीज को खत्म कर लिया था। द लास्ट वन टू बी कंप्लीटेड वाज ऑडिट ऑफ क्लब, है ना। लास्ट में क्लब का ऑडिट हमने खत्म किया था एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑडिट ऑफ सिनेमा। चलिए भाई, सिनेमा हॉल्स के बारे में कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं मुझे। ये हम सबको पता है कि इनका काम क्या है, कैसे वो लोग वर्क करते हैं, है ना। सिनेमा हॉल्स में क्या देखने जाते हो तुम लोग? सर मूवी देखने जाते हैं, और क्या, है ना। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस उनका क्या होता है सर? एक तो वही है सेल ऑफ टिकट्स। हम लोग मूवी देखने जाएंगे, हम टिकट खरीदेंगे और टिकट खरीदने के पैसे देंगे, तो दैट इज देयर वन इनकम। पर इसके अलावा और कुछ इनकम होता है क्या इनका? इसके अलावा और कुछ इनकम होता है क्या? सेल ऑफ फूड, एब्सोल्युटली करेक्ट। फूड, फूड स्टफ, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कि भाई वहां पर लोग मूवी तो देखते ही है, साथ में ठूसने के लिए भी जाते हैं, है ना। तो वहां पर कुछ ना कुछ पॉपकॉर्न हो गया या ब्रेक टाइम में फास्ट फूड हो गया, कुछ भी डाबली समोसा वगैरह वगैरह। सर उनका वो बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा चलता है। सो हाँ सर, एक है रेवेन्यू फ्रॉम द टिकट्स, दूसरा है सेल ऑफ फूड आइटम्स। इसके अलावा और कुछ इनकम होता है क्या? नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये दो तो एक्सपेक्टेड आपको आएगा। सर एक और सोर्स ऑफ इनकम होता है इसका, पार्किंग। आ ओके, ठीक है, चलो पार्किंग भाई, ठीक है, वो 10-20 रुपए उठा लिए। बट नहीं, वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। एडवर्टाइज, यज्ञा कैन यू प्लीज एलाबोरेट? एडवर्टाइज इन द सेंस व्हाट? एडवर्टाइजमेंट के लिए तो खर्चा देना पड़ता है ना, इनकम कैसे हुआ? एडवर्टाइजमेंट तो एक्सपेंस होता है ना, इनकम कैसे हुआ? एड के थ्रू। वो बताए तुम लोग, जब मूवी देखने जाते सीधा मूवी चालू नहीं होता स्क्रीनिंग, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, है ना। फिर वो अक्षय कुमार आता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मूवीज के भी कई बार उसके ट्रेलर्स वगैरह दिखाए जाते हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। सर क्या ये ऐसे ही मुफ्त में चलते हैं क्या? सर जी नहीं। ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स बड़े स्क्रीन पे दिखाने के लिए भी जो प्रोडक्ट की कंपनीज है, या जो बेसिकली मूवीज जिसने बनाया है उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स वगैरह, उनका एडवर्टाइजमेंट टीम है, सर उनसे अच्छे खासे पैसे वसूले जाते हैं। सो हाँ सर, सिनेमा हॉल्स के एक और इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स बिफोर एंड इवन आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ मूवी, इन द ब्रेक्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अभी ना हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि भाई अब हमें करना है सर ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल्स। चलिए उसको अच्छे से अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम लोग वही अपना फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे ना भाई, है ना। सर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जनरल। अच्छा, जनरल चीजों में हमें क्या क्या कंसीडर करना है? अच्छा, क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत है? क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत है भाई? जी नहीं सर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? सर यहाँ पर कहाँ चैरिटी वगैरह कुछ भी हो रहा है, हमें पर्पस पता नहीं है। ऐसा पर्पस साफ साफ क्लियर है, मूवी दिखाना है, फूड स्टफ बेचना है, पैसा कमाना है, और एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोर्स, राइट। सो जनरल में वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को देखना यहां से निकल जाएगा। तो सर क्या बच गया ये? जनरल में एक और चीज आती थी, और वो क्या था? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सर ये तो हर एंटिटी में रहेगा, चाहे वो फॉर प्रॉफिट हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, है ना। तो सर जनरल में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी द पार्टिसिपेंट, और ये डिटेल हम पढ़ेंगे क्योंकि दिस कुड बी आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन, हैज बीन आस्क्ड इन फैक्ट मेनी अ टाइम्स। लेकिन उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले हेड पॉइंट्स कवर करते हैं। अच्छा ठीक है सर, जनरल हो गया। उसके बाद इनफ्लोज, पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा सर? अभी आप लोगों ने बताया तीन सोर्सेस अलग अलग। कौन से तीन सोर्स? सर एक हो गया सेल ऑफ टिकट्स, एक हो गया सेल ऑफ टिकट्स, सर दूसरा हो गया सेल ऑफ फूड स्टफ, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। करेक्ट। अच्छा, पर इसके अलावा तीसरा पॉइंट सिनेमा हॉल्स में
वो क्या हो जाएगा अपना, आउटफ्लोज, है ना, अपना वही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं हम लोग, उसी में सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, चलिए सर, आउटफ्लोज में क्या होगा, ऐसा कहां से जाता है, कहां कहां पे जाता है सिनेमा हॉल्स में, आउटफ्लोज क्या होगा। फिल्म, फिल्म इंटरवल में सर, एडवर्टाइज, करेक्ट। बैनर्स का एक्सपेंस, सो कैन यू से बैनर्स का एक्सपेंस मतलब एडवर्टाइजमेंट। बोले सर एक मिनट, एडवर्टाइजमेंट आपने इनकम में भी डाला, एक्सपेंस में भी डाला, हाँ। इनकम वाला कौन सा है कि तुम स्क्रीनिंग करते हो ना जो एडवर्टाइजमेंट का, उसके लिए पैसा कंपनी से वसूलते हो, दैट इज योर इनकम। लाइकवाइज आपके सिनेमा हॉल के प्रमोशन के लिए आप बाहर बैनर्स वगैरह लगाते हो, आप उसका भी एडवर्टाइजमेंट लेट से किसी ना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे भी अपने आप को लिस्ट करवाते हो, ताकि लोग उसके थ्रू बुक कर सके आपके वहां पर टिकट्स, राइट। सो अगेन दैट इज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इसके अलावा स्टाफ सैलरी, सर ये तो होना ही है ना। तो सर सैलरी एक्सपेंस तो होना ही होना है। इसके अलावा वी हैव गॉट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, करेक्ट। सर क्यों रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आएगा, हमने बात की थी जहां जहां पर फिक्स्ड असेट्स वाला सिनारियो होगा, जहां जहां पर इक्विपमेंट्स वाला सिनारियो होगा, सर वहां वहां पर खर्चा होगा किसका, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। एंड वी नो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट फिक्स्ड असेट्स, विदाउट इक्विपमेंट्स, सिनेमा हॉल्स कैन नेवर वर्क, है ना भाई। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो लगना ही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट पार्थ, दैट इज राइट्स। सर राइट्स किसके, मूवी राइट्स, है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सर मूवी स्क्रीनिंग के राइट्स होते हैं, वो आपको खरीदने पड़ते हैं एज ए सिनेमा हॉल। पता है आपको ये वर्क कैसे करता है, सिनेमा हॉल्स का सिनारियो, ये भी समझना जरूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यहाँ पर। ये देखो यार, फिल्म बनाई, है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर ने बनाया, प्रोड्यूसर ने खर्चा किया, है ना, इन शॉर्ट ये पूरा टीम जो है उन्होंने फिल्म बना के रख दिया, करेक्ट। इनके पास अभी फिल्म का पूरा वो सीडी वगैरह है, या तो फिर जो भी जिस भी फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में वो लोग रखते हैं। सो इन शॉर्ट उनके पास सर फिल्म बन के रेडी हो गया। अब सर उनको पहुंचाना है ये सिनेमा हॉल्स तक। क्या सिनेमा हॉल्स डायरेक्टली इनको अप्रोच करेंगे, या क्या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली सिनेमा हॉल्स को वो जाके अपना ये जो मूवी है वो उसको बेचेंगे, उसके राइट्स बेचेंगे। सर जी नहीं, देयर इज अ मिडल मैन हियर, एंड दैट मिडल मैन इज बेसिकली कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटर। अ मिडल मैन इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटर। सर ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने जो मूवी बना दी, सर वो लोग ना, हाँ करेक्ट बात, डिस्ट्रीब्यूटर्स मीडिएटर, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेसिकली अपॉइंट करते हैं, ही एक्ट्स एज अ मीडिएटर। ये क्या करते हैं भाई, ये लोग पूरे देश में अलग 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 जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, उन सिनेमा हॉल्स के साथ उनका कांटेक्ट होता है, और जो भी सिनेमा हॉल्स को अपने वहां पर वो मूवी स्क्रीन करवाना है, दे विल पे अमाउंट। और ये अमाउंट किसके लिए होगा, टू परचेज द राइट्स। और ये राइट्स कौन से है, फॉर मूवी स्क्रीनिंग। समझ में आया। तो उनको क्या करना पड़ेगा सर, उनको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, लेट्स से उन्होंने एक हफ्ते के लिए पेमेंट दिया, तो एक हफ्ते तक स्क्रीनिंग का राइट उनको मिल जाएगा, एक हफ्ते तक वो लोग अपने थिएटर्स में ये मूवी को चला सकते हैं। सर उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा अगर, इफ दे वांट टू स्क्रीन इट अगेन इन द नेक्स्ट वीक, राइट, या दे कैन परचेज फॉर मल्टीपल वीक्स साइमल्टेनियसली एज वेल, उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट। सो यहाँ पर मूवी स्क्रीनिंग के राइट्स को परचेज करना, अगेन दैट्स गोइंग टू बी ए इंपॉर्टेंट एक्सपेंस, ये काइंड ऑफ परचेज है उनका, राइट। अच्छा इसके अलावा और कुछ, इसके अलावा और कुछ, एनीथिंग एल्स, या खत्म। परचेज ऑफ फूड स्टफ तो होगा ही होगा भाई, उसको बेचना है तो खरीदना भी पड़ेगा, करेक्ट। चलिए, सो ये हो गया आउटफ्लोज आपका। सर जनरल देख लिया, इंटरनल कंट्रोल्स आएगा, इनफ्लोज देख लिया, आउटफ्लोज देख लिया, अब क्या, अब सर बैलेंस शीट आइटम पे कूद जाएंगे। बैलेंस शीट आइटम्स में सर क्या यहाँ पर इन्वेंट्री आएगा। अच्छा फिक्स्ड एसेट से शुरुआत करें ना, चलो, करंट एसेट से क्यों भाई, सर फिक्स्ड एसेट से शुरुआत करते हैं। चलिए सर, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या चीजें होगी, एक तो आपने बता दिया ऑलरेडी, फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग क्या देखना है सर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस,
वो आपने बता दिया ऑलरेडी आउटफ्लोज में। सर इसके अलावा जनरल पॉइंट, डेप्रिसिएशन ढंग से उसको चार्ज किया है कि नहीं, राइट। इसके अलावा और कुछ, प्रोजेक्टर्स डेप्रिसिएशन, हाँ मतलब इक्विपमेंट्स, वो तो भाई सिर्फ प्रोजेक्टर का थोड़ी होगा, पूरे बिल्डिंग का भी होगा, वहां पर जो भी सीट्स वगैरह लगाई है वो भी होगा, राइट। नेक्स्ट वी गो टू द करंट एसेट एंड करेक्ट आंसर। सर करंट एसेट में आ जाएगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री किन किन चीजों का होगा, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेंट्री किस किस चीजों का होगा। सर एक होगा इन्वेंट्री ऑफ फूड स्टफ, है ना, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये तो पेरिशेबल आइटम भी है, तो उसका तो बड़े ध्यान से अच्छे से उसका ऑडिट करना पड़ेगा इन्वेंट्री का। सर इसके अलावा किसी चीज का इन्वेंट्री होगा क्या, इसके अलावा किसी और चीज का इन्वेंट्री होगा क्या। सर यस, very important aspect of auditing of cinema hall, and that is checking the inventory of unsold tickets। सर जो अनसोल्ड टिकट्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों सर, जितने टिकट्स नहीं बिके, अगर उस इन्वेंट्री को ढंग से अच्छी जगह पे संभाल के नहीं रखा गया, तो हो सकता है कि वो टिकट्स का मिसयूज हो, फ्री में बांटे जाए किसी ना किसी को, है ना, एंड अकॉर्डिंगली नुकसान हो सकता है सिनेमा हॉल्स को। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि सर जो अनसोल्ड टिकट्स है वो भी एक इन्वेंट्री ही है, उनका असेट ही है, उसी को बेच के वो लोग पैसा कमाते हैं, सेल्स, राइट, रेवेन्यू वहीं से जनरेशन होता है। तो सर ध्यान रखिए, वो भी अच्छे से संभाल के रखा जाना चाहिए किसी सेफ जगह। सर इसके अलावा और कुछ करंट एसेट में देखना है क्या, बोले यस अगेन। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा हॉल्स, जो फिलहाल आज के सिनेरियो में थोड़ा कम हो चुका है, बट नॉट टोटली आउट, एंड दैट इज बेसिकली कैश। सर यहां पर भी, हाँ करेक्ट बात, सर कैश यहाँ पर अच्छा खासा उनका जनरेट होता है, क्योंकि जो भी मूवी देखने आते हैं सर, हर कोई तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता, कैश पेमेंट्स भी वहां पर बहुत सारे होते हैं। तो कैश का भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन करना is again going to be of utmost importance in case of audit of cinema halls। बोलिए भाई क्लियर है, वेरी सिंपल, ये सारे एस्पेक्ट कवर हो गए अपने, गेटिंग क्लैरिटी। अच्छा अभी ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई से, कि सर आईजीआई ना इसको 5 मार्क में पूछ लेता है कई बार, एंड दैट इज बेसिकली अबाउट दी, दैट इज बेसिकली अबाउट योर, अरे दैट इज अबाउट योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। चलिए सर ये समझते हैं कि सिनेमा हॉल्स में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें ध्यान रखने लायक है। तो उन्होंने बताया है सर कि कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हेन इट कम्स टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ सिनेमा हॉल्स, एंड दैट इज नंबर वन, कि सर विदाउट टिकट्स कोई भी एंट्री नहीं पा सकता सिनेमा हॉल्स के अंदर। ये तो आप जानते हो, टिकट्स के बिना आपको जाने नहीं देते, राइट। लेकिन वो टिकट भी कौन सी, सो उसके लिए उन्होंने कहा, स्टूडेंट उसको एक चार्ट फॉर्म में क्रिएट कर लेता हूं। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, फाइन, लेट अस अंडरस्टैंड। सर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहली चीज, नो एंट्री विदाउट फिजिकल टिकट्स। बोले सर ऐसा क्यों, ऑनलाइन टिकट्स में छेड़छाड़ की जा सकती है, हम जानते ही है, कैनवा वगैरह किसी से भी आप बना सकते हो, राइट, फेक टिकट्स। तो सर नो एंट्री विदाउट फिजिकल टिकट्स, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। आप बोलते हैं सर कौन से जमाने में जी रहे हो, आजकल तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो जाता है, हम लोग टिकट बुकिंग करके निकल जाते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन टिकट बुकिंग होते हैं, बट ऑनलाइन टिकट बुक करके भी वो उससे क्या होता है सर, आपका सिर्फ सीट रिजर्व होता है, मतलब कोई और परचेस करके आपको उस शो को देखने से रोक नहीं सकता कोई, उसके आपका बुकिंग हो गया। बट वहां पर जाके, सिनेमा हॉल में जाके सर, वहां पर वो ऑनलाइन टिकट्स का बुकिंग दिखा के आपको फिजिकल टिकट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, और वो फिजिकल टिकट लेके ही आप उसके अंदर जाने चाहिए,
राइट? सो दैट इज वन थिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो टिकट्स है ना वो कैसे होने चाहिए? जैसे हमने वो ट्रस्ट के लिए पढ़ा था, है ना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए। सर सेम कंसेप्ट यहां पर भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि भाई ये जो टिकट्स है ना, दिस टिकट्स शुड बी सीरियली नंबर्ड। यानी कि सर एक यूनिक नंबर हर एक टिकट को असाइन होना चाहिए और वो सीरियली नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, किसी भी प्रकार से। क्यों? कि सर ताकि पता लगे कि एग्जैक्टली कितने टिकट्स बिके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, और जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सके। करेक्ट? और इसीलिए दे आर सेइंग कि सर एक बार टिकट्स बिक गए सीरियली नंबरिंग के हिसाब से, देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, सर रिकंसाइल। ये अचानक से इसको क्या हो गया भाई? रुक जाओ। हम्म, ठीक है। सो रिकंसाइल द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। अब ये तो कॉमन बेसिक सा इंटरनल चाहिए कि भाई जितना टिकट्स बिका और जितना पैसा आया उसको रिकंसाइल कर लो ताकि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये तुम अच्छे से पता लगा सको। करेक्ट? अच्छा सर, इसके अलावा अभी आप जानते होंगे, कभी आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया होगा और ये प्रोसेस को फॉलो किया होगा, तो यू मस्ट हैव सीन कि जब आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, फॉर एग्जांपल बुक माई शो, वहां पर ऑनलाइन जाके तुम उसको टिकट को बुक करते हो तो एक सीरियल नंबर जनरेट होता है टिकट का। सर वो सीरियल नंबर, और अब उस सीरियल नंबर को दिखा के जब आप सिनेमा हॉल से फिजिकल टिकट लेते हो, सर उसका सीरियल नंबर, अगर आप दोनों का सीरियल नंबर देखोगे ना तो वो अलग अलग होगा। क्यों? सर अगेन दिस इज एन इंटरनल कंट्रोल टू एंश्योर, टू चेक, है ना, टू क्रॉस वेरीफाई कि भाई जो भी आपने ऑनलाइन टिकट परचेज किया है, जितने लोगों ने, सर उतना टिकट वहां पर फिजिकल आके कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस रिकंसिलिएशन के लिए। तो यहां पर उन्होंने वही बोला कि सर सीरियल नंबर्स ऑफ एडवांस टिकट बुकिंग, ये ऑटोमेटिक कैसे चेंज हो जाता है अगर उसका थिकनेस? शुड बी डिफरेंट। बोलो समझ में आ रहा है? सर फिजिकल टिकट्स के बिना एंट्री नहीं है आप लोगों का। इसके अलावा जो भी सीरियल नंबर मतलब टिकट्स है उसको सीरियल नंबर से, नंबर के हिसाब से आप मार्किंग रखो हर एक टिकट के ऊपर। सर कलेक्शन को आप रिकंसाइल करते रहिए। किसके साथ रिकंसाइल करेंगे हम लोग? ऑब्वियसली विद द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। जो भी एडवांस वाले पोर्शन है उसको भी आप सीरियल नंबर अलग से दीजिए। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सर जो भी टिकट्स बच गए हैं, जैसा हमने अभी बताया, इन्वेंट्री के ऊपर खास ध्यान रखना है कि सर जो भी टिकट्स बच गए हैं जो सेल नहीं हुए हैं, देखो यार वापिस ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया थिकनेस। ये भी अपनी मर्जी का मालिक है भाई। सो अनसोल्ड टिकट्स टू बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सोनल। ठीक है, ताकि वो सेफ रहे, कहीं पर भी कुछ मिसयूज ना हो उस चीज का। बोला एवरीवन गेटिंग क्लियर? दिस इज अबाउट योर ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल्स, दैट्स इट। इतना ही है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। चलिए, अभी नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है ना, वो ज्यादातर केस में ना आपको आता है।
तो दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑडिट ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनीज। अच्छा, हायर परचेज एंड लीजिंग ये क्या होता है, ये आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज? अच्छा, हायर का मतलब क्या होता है सर? रेंट पे लेना। परचेज का मतलब क्या होता है सर? खरीद लेना। तो सर हायर परचेज क्या होता है? एग्जैक्टली एज द नेम सजेस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन, कि आप कुछ समय के लिए हायर कर रहे हो और उसके बाद परचेज कर रहे हो। सो दिस इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय सर पहले दिन से कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता कि भाई खरीदेगा ही खरीदेगा द पर्सन हु इज टेकिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास गड्डी है, हम लोग एग्जाम्पल से ही करते हैं ना, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। सर मिस्टर ए के पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, एक कार है ना, और उसको वो कार बेचनी है। मिस्टर बी को, क्योंकि पहली बार सीख रहे हैं सर, उसको सेकंड हैंड कार ही चाहिए। तो भाई उसको ना, मिस्टर बी को ये कार खरीदनी है, लेकिन ही इज नॉट श्योर। उसने बोला यार साला सीधा कार खरीद लिया और उसके बाद पता लगा तो इसमें तो बहुत सारा जोल है, राइट? तो क्या, दूसरी बात, मेरे पास अभी के अभी इतने सारे पैसे भी नहीं है कि मैं एक साथ पेमेंट करके इसको खरीद सकूं। मिस्टर ए ने बोला भाई देख, तेरे को अगर ये कार चाहिए आज के आज, तो तू उसको खरीद सकता है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज में। मिस्टर बी ने साफ साफ बोल दिया कि भाई मेरे पास अभी तो इतने सारे पैसे नहीं है, और मैं भरोसा भी कैसे कर लूं अगर होते तो भी, कि सीधा वन शॉट कार खरीद लूं। पता लगा बाद में कि भाई तूने जो बताए थे फीचर्स वो तो सब है ही नहीं। पता लगा कि तू जैसा अच्छा कंडीशन क्लेम कर रहा था, कार तो बिल्कुल भंगार कंडीशन में है। तो उस सिचुएशन में यहां पर ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है सर? एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट हो सकता है जिसका नाम है हायर परचेज। सर इसका मतलब क्या है कि लेट्स से मिस्टर बी कहता है कि काइंड ऑफ जैसे हम लोग नहीं लोन का ईएमआई पे करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से मिस्टर बी विल एग्री विथ मिस्टर ए कि भाई देखिए फिलहाल मैं क्या करूंगा सर, फिलहाल ना मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट्स में यहां पर आपको पैसे दूंगा। दैट विल बी ट्रीटेड एज हायर, मतलब आज के दिन में गाड़ी खरीद रहा हूं क्या? मिस्टर बी अगर मैं हूं तो क्या मैं आज ही के दिन गाड़ी खरीद रहा हूं? सर जी नहीं, मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं कि फिलहाल तो मैं तुम्हें रेंट के फॉर्म में पैसे दूंगा। क्या करूंगा? रेंट के फॉर्म में पैसे दूंगा। सर ये रेंट का फॉर्मेट मतलब, उसने बोला कि मैं मंथली पेमेंट करूंगा तुमको, और ये मंथली पेमेंट कितने रुपए का होगा? सर मंथली पेमेंट होगा लेट से 50,000 रुपए का। ठीक है? तो मिस्टर ए बोलेगा भाई रुक, गाड़ी तू अभी से यूज करेगा और मुझे 50,000 रुपए करके तू पेमेंट करेगा, यानी कि सर 10 लाख तक तू कब पहुंचेगा? टोटल 20 पेमेंट हो गए तब, मतलब इट विल टेक अराउंड 20 मंथ्स टू रीच टू द प्राइस 10 लाख, है ना? तो इसीलिए मिस्टर ए भी क्या कहता है कि भाई इतना सारा इंतजार में करूंगा तो मेरा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लग जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही विल से कि भाई क्योंकि तू ईएमआई की तरह पे कर रहा है, तो बैंक में ईएमआई में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर ए इज गोइंग टू डू। उसने बोला ठीक है भाई, तू 50,000 रुपए पे कर, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तू उसके 20 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा। तू उसके 20 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा सर, तू उसके लेट से 22 इंस्टॉलमेंट पे करेगा। यानी कि तू मुझे टोटल पेमेंट कितना करेगा? इट विल बी नॉट 10 लाख, इट विल बी 11 लाख। तो सर ये 11 लाख रुपए क्यों पे करेगा? समझ में नहीं आया भाई। समझना ये है कि यहाँ पर जो 10 लाख रुपए है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, और 1 लाख रुपए एडिशनल जो उसने चार्ज किए दैट विल बी दी इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। समझ में आया? अच्छा, तो क्या ये गाड़ी मिस्टर बी की हो गई जैसे ही उसने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया? सर जी नहीं, यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है हायर परचेज एग्रीमेंट में कि वेन एवर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, सर मिस्टर ए कंटिन्यूज टू बी द ओनर एंड मिस्टर बी विल बी ट्रीटेड एज हायरर। हायरर मतलब उसने गाड़ी भाड़े पे ली है और वो भाड़ा चुका रहा है 50,000, 50,000, 50,000। सर क्या ये पहले दिन से फिक्स होता है कि मिस्टर बी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, यानी कि 11 लाख का पेमेंट हो जाएगा, तब वो गाड़ी उसी की हो जाएगी? सर हाँ, अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया तो। सर क्या मिस्टर बी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसको सारे इंस्टॉलमेंट पे करना ही है? सर जी नहीं, ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है। यहां पर ना दोनों को फायदा है कि मिस्टर बी, उसको फायदा क्या है कि वो गाड़ी यूज कर सकता है, अपने हिसाब से चेक कर सकता है कि उसको यूज में वो सही से चल रही है कि नहीं, उसके लिए वो कन्वीनियंट है कि नहीं, उसको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ही ये है कि नहीं, राइट? और
उसको यूज करने के लिए, वो पहले दिन से यूज कर सकता है, लेकिन उसको पूरा पैसा नहीं चुकाना, मंथली मंथली पेमेंट काइंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रेंट वो चुकाएगा। सर मिस्टर ए को फायदा, उसको भी जैसे जैसे वो गाड़ी यूज कर रहा है उसको पेमेंट तो मिल ही रहा है, राइट। बट अगर लेट से कहीं पर लेट से 2-3 इंस्टॉलमेंट पे किए आफ्टर 3 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट पे किए, उसके बाद मिस्टर बी को लगा कि अब मुझे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना, उसने इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दिया, तो क्या? तो सर सिंपल, 1.5 लाख रुपए जो थे, इट विल बी ट्रीटेड एज दैट 1.5 लाख was paid as a part of rent for getting the car service। मिस्टर ए को 1.5 लाख रुपए मिल गए, मिस्टर बी का काम वहीं पर खत्म, 1.5 लाख रुपए गए, उसने 3 महीने कार को यूज किया, दैट्स इट। लेकिन अगर वो सारा का सारा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, 22 इंस्टॉलमेंट तक अगर वो बात जाती है, तो जैसे ही वो 22वां इंस्टॉलमेंट पे करेगा, यानी कि जैसे ही पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा, फ्रॉम दैट मोमेंट, फ्रॉम दैट डेट, मिस्टर बी will be converted from hirer to purchaser। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा ही होगा अकाउंटिंग में, बट बिकॉज यहां पर ये था, आई हैव जस्ट ब्रीफली समराइज दैट कंसेप्ट। चलिए, यहां पर कोई डाउट क्वेरी है? अगर है तो पूछ लेना, ठीक है, दैट्स फाइन, क्योंकि ये आना पता होना जरूरी है। तो यहां पर कोई डाउट क्वेरी है भाई किसी को हायर परचेज में? ये कंसेप्ट क्या होता है? इसीलिए इसको हायर परचेज बोलते हैं कि शुरुआत में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता, दैट ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज हायर, और जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, सर दैट ट्रांजेक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू परचेज, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। 20th इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा क्या? जी नहीं पार्थ, नहीं होगा। ये सेम काइंड ऑफ बैंक वाला है भाई। जैसे बैंक, तुम लोन लेके, बैंक से लोन लेके तुम अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो, तो हाँ, प्रॉपर्टी का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, और तुमने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, तो क्या तुम बैंक को जो इंस्टॉलमेंट्स चुकाते हो उसमें से 1 करोड़ ही चुकाते हो क्या? नहीं सर, प्लस इंटरेस्ट मिला के, लेट्स से 1 करोड़ 20 लाख हो रहा है, तो आपको 1 करोड़ 20 लाख चुकाना पड़ेगा ना। अच्छा, आप जानते हो कि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज किया है तो बैंक क्या करता है, आप ओनर तो हो, बट उस पे एक मॉर्गेज क्रिएट हो जाता है, एंड दैट मॉर्गेज इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ बैंक। और वो मॉर्गेज कब हटेगा? जब आप पूरा पैसा चुका दोगे। सर आपने 1 करोड़ रुपया प्रिंसिपल प्रिंसिपल चुका, मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब मिला के 1 करोड़ रुपया चुका दिया, तो क्या आपका मॉर्गेज हट जाएगा? जी नहीं। सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के अगर 1 करोड़ 20 लाख हो रहा है, तो 1 करोड़ 20 लाख होने के बाद ही वो मॉर्गेज हटता है, और उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी फुल्ली आपकी हो जाती है विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, राइट। सर दैट्स एग्जैक्टली काइंड ऑफ द केस विच इज फॉलोड इन हायर परचेज, कि आप भले ही उसका पूरा जो कैश प्राइस है ना वो आप चुका दो। सो यहाँ पर ना कुछ टर्म्स है, जैसे कि ये 10 लाख क्या है, ये जो 10 लाख है ना, इस 10 लाख को बोलते हैं हम लोग कैश प्राइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश प्राइस। यानी कि सर आज के आज अगर तुम पेमेंट कर देते हो, आज के आज पूरा पूरा पेमेंट तुम अभी कर देते हो, तो तुम ये कार कितने में खरीद सकते हो? 10 लाख में। इसको बोलते हैं कैश प्राइस। लेकिन अगर तुम लोग कैश में नहीं खरीद रहे हो, तुम इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाले हो, एंड यू आर एंटरिंग इनटू हायर परचेज, एंड यू आर एंटरिंग इनटू हायर परचेज, तो सर हायर परचेज के लिए तुमको कितना पे करना पड़ेगा? टोटल 11 लाख। और वो 1 लाख किसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाया? सर क्योंकि उनको 20 या 22 महीने तक, 2 साल तक वेट करना पड़ेगा, तो उनके पास सारे पैसे आ जाए। अगर उनको पहले दिन मिल चुके होते तो ये 10 लाख वो कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते थे और उससे पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनको 50 50 50 50 हजार करके मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो यहां पर वो लोग इससे वसूल कर रहे हैं। सो दिस 11 लाख इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस, एंड द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन दिस हायर परचेज प्राइस इज फुल्ली पेड, नॉट द कैश प्राइस। बोलो, गेटिंग क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट क्वेरी है क्या इधर? Anyone having any other doubt query here can let me know by। चलो, अगर नहीं है तो मुझे हम भी ऐसा कुछ भी बताइए जिससे कि मुझे पता लगे, वी कैन गो फॉरवर्ड।
ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो अभी यहाँ पर ना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस केस में आपको करना क्या है सर। हायर परचेज की केस में एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, उन्होंने बोला सर एज अ ऑडिटर ना हमें सिर्फ तीन चीजों का ध्यान रखना है। कितने चीजों का ध्यान रखना है सर? सिर्फ तीन चीजें। हायर परचेज में ऑडिटर के कंसिडरेशंस क्या होते हैं? ओनली थ्री कंसिडरेशंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ ऑडिटर। सबसे पहला कंसिडरेशन कि ये जो हायर परचेज है ना वो एग्रीमेंट, वो रिटर्न में होना चाहिए। हायर परचेज एग्रीमेंट shall be in रिटर्न फॉर्म। ये रिटर्न में होना चाहिए भाई, ताकि कुछ झोल झमेला ना हो, बाद में कुछ दिक्कत ना हो, राइट, कुछ कम्युनिकेशन एरर्स ना हो। बोले ठीक है सर, रिटर्न फॉर्म में होगा, वो चेक करो। उसके बाद सर ये जो हायर परचेज एग्रीमेंट है ना उसमें कुछ कंटेंट्स होने चाहिए। सर कौन से कंटेंट्स? चलो देखते हैं सर। ये जो हायर परचेज एग्रीमेंट है सर, इसमें कुछ कंटेंट्स होने जरूरी है, और वो कंटेंट्स क्या है? लेट अस सी। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर कि भाई तुम लोग ये ध्यान रखो, हायर परचेज एग्रीमेंट में साफ साफ लिखो कि इसका कैश प्राइस कितना है और हायर परचेज प्राइस कितना है। ये दोनों चीजें वहां पर मेंशन होनी चाहिए। सो पहला चीज, हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? कैश प्राइस लिखा हुआ होना चाहिए। सर दूसरा पॉइंट, वहां पर हायर परचेज प्राइस भी लिखा हुआ होना चाहिए। बोलो भाई ये क्लियर है? सर तीसरा, अगर हायर परचेज प्राइस है तो हम जानते हैं कि वहां पर क्या हो जाएगा, कुछ इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे। सो टोटल कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन्वॉल्व है हायर परचेज एग्रीमेंट में, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। सो हायर परचेज के केस में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स शुड बी मेंशन, जिससे कि पता लगे कि भाई कितने महीनों तक ये जाने वाला है एग्रीमेंट, राइट। अच्छा नेक्स्ट, सर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डाल दिए, लेकिन कब से शुरू होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि ये एग्रीमेंट कब से शुरू होगा। सो डेट ऑफ कमेंसमेंट डाल दो, कि भाई कब से ये एग्रीमेंट शुरू हो गया ऐसा माना जाएगा। एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जैसे हमने सोगा में भी आपने ये पढ़ा होगा कि सर कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए, सर पता तो हो कि कौन सा गुड्स बिक रहा है। सर लाइकवाइज यहाँ पर हायर परचेज एग्रीमेंट है, सेल नहीं है। तो हायर परचेज एग्रीमेंट अगर तुम बना रहे हो तो पता तो चले कि ये हायर परचेज एग्रीमेंट किस गुड्स या किस प्रोडक्ट के लिए है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि you need to identify you need to identify the goods in relation to which hire purchase agreement is entered into। बोलो भाई क्लियर? ये पांच चीजें हायर परचेज एग्रीमेंट में होनी चाहिए। ये आपके दो कंसिडरेशन हो गए ऑडिटर के व्हेन इट कम्स टू हायर परचेज। और अब सर तीसरा एंड आखिरी पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, भाई यहां पर आप लोगों ने लिखा ना कि यार नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं वो लिखा हुआ होना चाहिए। सर सिर्फ लिख देने से काम हो जाएगा कि भाई 22 इंस्टॉलमेंट पे करने? नहीं सर, एज ऑडिटर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स जो है क्या वो रेगुलरली रिसीव भी हुए हैं कि नहीं। सो वेदर ऑल इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड एज पर एग्रीमेंट, दैट्स इट। हायर परचेज में सिर्फ इतना है, सिर्फ ये तीन पॉइंट है। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हायर परचेज में क्या क्या ध्यान रखना है, या तो फिर हायर परचेज एग्रीमेंट में इसको भी स्पेसिफिकली अलग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, राइट, कि भाई हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, हायर परचेज में क्या देखना है, हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या देखना है, ये दोनों अलग क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके।
यस, ओके, ग्रेट। चलिए, इसके बाद जैसे हमने समझा दो चीजें है ना यहाँ पर, एक है हायर परचेज और दूसरा है लीज। अब सर ये लीज क्या होता है? लीज क्या होता है सर? ये वापस अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग फॉर लीज में, है ना? एएस पढ़ लिया होगा। कौन सा एएस एप्लीकेबल होता है सर? ये नहीं पूछना था। अकाउंटिंग फॉर लीज कहां पर है भाई इंक्लूडेड? एएस 19, करेक्ट आंसर पार्ट। तो सर एएस 19 आपने आई होप पढ़ लिया होगा, और उसके तहत लीज क्या होता है आपको मालूम होगा। सर लीज मतलब क्या? भाड़े पे लेना। लीज मतलब भाड़े पे लेना। जनरली लीज शब्द यूज होता है फॉर काइंड ऑफ मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर मूवेबल भी है तो वो बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी वगैरह ऐसा कुछ है, तो उसके लिए हम लीज शब्द को यूज करते हैं। बाकी जनरली रेंट या हायर परचेज ऐसा ही कुछ यूज कर लेते हैं। बट यस, व्हेन इट कम्स टू लीज हम जानते हैं सर, लीज दो प्रकार की होती है। लीज कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की। एक होता है ऑपरेटिंग लीज। सर ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या बताएं? दिस इज मोर और लेस इक्विवेलेंट, आई एम नॉट सेइंग इक्वल, बट इक्विवेलेंट टू रेंट। ठीक है, कि आप भाड़े पे लेते हो उस प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को। और दूसरा है फाइनेंशियल लीज। सर फर्क क्या है? यू गाइस नो इट वेरी वेल कि सर व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग लीज, वो ना कुछ समय के लिए होता है। और वो कुछ समय मतलब क्या सर? द टाइम पीरियड इफ इट डज नॉट कवर द सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द असेट। अगर लेट से कोई एक प्रॉपर्टी खरीदा है मैंने आज, और उस प्रॉपर्टी का लाइफ कितना है? 20 साल, और उसके उसमें से 10 साल के लिए मैं आपको वो लीज पे दे रहा हूं, तो सर वो 50% हुआ, क्या वो सब्सटेंशियल पोर्शन हुआ? सर जी नहीं, सब्सटेंशियल पोर्शन नहीं है। तो इसीलिए उसको हम क्या गिनेंगे? ऑपरेटिंग लीज। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल लीज, सर फाइनेंशियल लीज मतलब क्या? भाई प्रॉपर्टी खरीदा मैंने है, लेकिन मैं उसको फाइनेंशियल लीज पे आपको दे रहा हूं, मतलब सर इतना टाइम पीरियड है कि इट कवर्स एट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। सर एक मिनट यार, आप ये बोले जा रहे हो सब्सटेंशियल पोर्शन, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक लाइफ, बोले सब्सटेंशियल का कुछ ऐसा स्पेसिफिकली न्यूमेरिक टर्म्स में लिखा हुआ है क्या? तो यहां पर आप पढ़ोगे कि दे हैव सेड कि इफ लीज पीरियड covers at least 75 percentage of economic life of asset। सर अगर कोई एक असेट है, उसका 75% ऑफ द लाइफ के लिए तुम उसको किसी एक बंदे को भाड़े पे दे रहे हो, तो वो लोग बोल रहे हैं सर वो ऑपरेटिंग लीज या वो रेंट नहीं है। इट इज काइंड ऑफ कि आपने लोन पे उसको वो प्रॉपर्टी बेच दिया, ऐसा हम लोग मान लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऑपरेटिंग लीज में अगर लेट से मिस्टर ए है एंड अगेन मिस्टर बी है, और सर यहां पर मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए ओन्स प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को वो मिस्टर बी को दे रहा है यूज करने के लिए, है ना? ये प्रॉपर्टी गया, आई एम बैड एट हैंड राइटिंग एज वेल एंड ड्रॉइंग एज वेल, तो थोड़ा सा देख लेना भाई, तुम लोग समझ लेना, ठीक है? कंसेप्ट पे फोकस करना, ड्रॉइंग पे नहीं। हाँ, तो सर मिस्टर ए के पास प्रॉपर्टी, उसने मिस्टर बी को दिया रेंट पे। अच्छा, ये रेंट पे कितने टाइम के लिए दिया उसको यूज करने के लिए? पर रेंट पे दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर 10 इयर्स, और उसका प्रॉपर्टी का लाइफ कितना था? हमने जैसे अभी डिस्कस किया 20 इयर्स का लाइफ है। तो सर उस सिचुएशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन में हम उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग लीज। बट उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? सर इट विल बी ट्रीटेड एज कि भाई मिस्टर ए अपनी बैलेंस शीट में, ये यहां पर इस बैलेंस शीट में उसको दिखाएंगे क्या? बोले यस, ये असेट के तौर पे मिस्टर ए दिखाएंगे, और मिस्टर बी P&L में, ठीक है, ये मिस्टर ए की बैलेंस शीट में दिखेगा एज अ पार्ट ऑफ असेट, एंड मिस्टर बी की बैलेंस शीट में यहां पर वो क्या दिखाएगा? सिर्फ और सिर्फ P&L में एक्सपेंस दिखाएगा। और वो भी कौन सा एक्सपेंस? लीज, और यू कैन से रेंट एक्सपेंस। करेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट। बट सर अगर
अगर यही चीज होता कि भाई मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वापस वही दो पार्टीज है, सर मिस्टर ए ओन्स प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का लाइफ अगेन 20 साल है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज गिवन फॉर यूजेज टू मिस्टर बी, और सर ये रेंट पे दे दिया है, और ये रेंट का टाइम पीरियड कितना है सर, लेट्स से 18 years। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था सर, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लिए दिया हुआ होना चाहिए। सब्सटेंशियल पोर्शन मतलब क्या सर, एटलीस्ट 75%, 75% इज द क्राइटेरिया। 20 का 75% कितना होता है सर, 15 साल। 15 साल से ज्यादा है, 15 साल या तो उससे ज्यादा, तो सर वो फाइनेंशियल लीज पे चला जाएगा। यहां पर क्या है, 18 years। मतलब क्या सर, मतलब यहां पर मान लिया गया है कि भाई मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी भाड़े पे नहीं दिया, यहां पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म आ जाएगा। और वो सब्सटेंस क्या है कि सर पूरा का पूरा असेट का बेनिफिट तो मिस्टर बी ही उठाएगा। तो ऐसा मान लिया जाएगा यहां पर फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर बी को रेंट पे नहीं सर, काइंड ऑफ ये बेच दी गई है, ऐसा मान लिया जाएगा। और वो बेचा कैसा है, बेचा कैसे है सर, मिस्टर बी जो भाड़ा चुका रहा है ना, वो भाड़ा नहीं है, अगेन वो भाड़ा नहीं है सर, वो इंस्टॉलमेंट्स है। सर वो क्या है, इंस्टॉलमेंट्स है, ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा, है नहीं। सर क्या सच में मिस्टर बी उसका ओनर बन सकता है? तो उन्होंने कहा सर जब फाइनेंशियल लीज होती है ना, तो वहां पर फाइनेंशियल लीज का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट गिव्स ऑप्शन, इट गिव्स ऑप्शन नॉट कंपल्शन, ठीक है, इट गिव्स ऑप्शन टू दी लेसी। लेसी मतलब, अच्छा यहां पर दो पार्टी होती है, लेसर एंड लेसी। लेसर मतलब जिसने प्रॉपर्टी को लीज पे दिया, यानी कि मिस्टर ए इज बेसिकली योर लेसर, है ना, एंड जिसने प्रॉपर्टी को लीज पे लिया यानी मिस्टर बी इज योर लेसी। सर यहां पर फाइनेंशियल लीज में इट गिव्स ऑप्शन टू द लेसी, यानी कि मिस्टर बी के पास ऑप्शन है टू परचेज प्रॉपर्टी, टू परचेज प्रॉपर्टी अपॉन कंप्लीशन ऑफ लीज, अपॉन कंप्लीशन ऑफ लीज। यानी कि सर 18 साल की लीज खत्म हो जाए, उसके बाद, उसके बाद मिस्टर बी के पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर वो चाहे तो इस प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है ना, 2 साल तो बच्चे हैं भाई प्रॉपर्टी के लाइफ के, तो उसमें मिस्टर ए क्या ही उखाड़ लेगा। अच्छा समझ रहे हो? सो अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो ऑलरेडी मिस्टर बी ही ओनर था, अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो मिस्टर बी ही ओनर था, बट लीगल डॉक्यूमेंट में मिस्टर ए ओनर रहेगा। तो सर अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, वापस अकाउंटिंग में क्या होता है सर, जो ओनर होता है उसकी बैलेंस शीट में असेट दिखाया जाता है। हमने ऑपरेटिंग लीज में किया था कि मिस्टर ए बिकॉज ही इज दी ओनर ऑफिशियली लीगली, तो हम उसकी बैलेंस शीट में असेट के तौर पे दिखाएंगे। लेकिन यहां पर फाइनेंशियल लीज में क्या मिस्टर ए की बैलेंस शीट में ये प्रॉपर्टी दिखेगी सर, हमने अभी समझा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यानी कि सर भले लीगली मिस्टर ए ओनर है, बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम मान लेते हैं कि भाई मिस्टर बी ही ओनर है। क्यों? अकाउंटिंग पर्पस के लिए ऐसा डीम किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, और यहां पर जो रेंट है वो रेंट नहीं, वो इंस्टॉलमेंट्स है। एंड दैट इज द रीजन वाई कि यहां पर मिस्टर ए की बैलेंस शीट में इसको असेट के तौर पे नहीं दिखाया जाएगा। अकाउंटिंग पर्पस के लिए दैट प्रॉपर्टी नो मोर बिलोंग्स टू मिस्टर ए। सर उसके सिर्फ पी एंड एल, उसके पी एंड एल में इनकम जरूर दिखाया जाएगा कि भाई उसने जो प्रॉपर्टी बेच दी है उसका इनकम उसको मिल रहा है, दैट्स इट। लाइकवाइज मिस्टर बी के केस में सर वहां पर सिर्फ पी एंड एल में एक्सपेंस दिखा देते ना, वहां पर वो तो होगा ही होगा, ठीक है, वो तो होगा ही होगा, एक्सपेंस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी शोन। बट इन एडिशन टू दैट इसके बैलेंस शीट में यहां पर असेट दिखाया जाएगा क्या? आंसर इज यस सर, ये तो ओनर है ही नहीं, अकाउंटिंग पर्पस के लिए है। And that is the reason why, even though legal owner is Mr. A, but that asset will be shown in the balance sheet of Mr. B. सर उसका इंप्लीकेशन क्या होगा, समझो उसका इंप्लीकेशन क्या होने वाला है। सर यहां पर अगर लेट्स से ये वाला सिनारियो है ना, जहां पर 10 साल के लिए रेंट पे दिया, तो उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेना, उस प्रॉपर्टी का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाना, सर ये सब कुछ किसका जिम्मेदारी होगा? ओनर का होगा। ओनर मतलब कौन? मिस्टर ए का। यानी कि ये प्रॉपर्टी क्योंकि असेट के तौर पे मिस्टर ए की बैलेंस शीट में है, तो सर जितना भी उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा, नॉर्म मतलब
ओवरऑल एक्सपेंस, राइट, मेजर एक्सपेंस की बात करें हम लोग, नॉर्मल रनिंग नहीं, या तो उसका इंश्योरेंस वगैरह लेना, सर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मिस्टर ए का। बट सर फाइनेंशियल लिस्ट की बात होगी तब असेट किसकी बैलेंस शीट में दिख रहा है? सर असेट मिस्टर बी की बैलेंस शीट में दिख रहा है। यानी कैन यू से कि सारा का सारा ओनरशिप का जो रिस्क एंड रिवॉर्ड वो दोनों ही ट्रांसफर हो चुका है। मतलब सर यहाँ पर इंश्योरेंस लेना हो, उसका ओवरऑल एक्सपेंस हो मेजर, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस वाला, सर ये सब कुछ कौन बेयर करेगा? मिस्टर बी बेयर करेगा। Well, getting clear again, this is something what you have already studied in accounting, but क्योंकि यहाँ पर ये कंसेप्ट था तो हमने उसको शॉर्ट में समराइज्ड वे में उसको समझ लिया। मतलब गेटिंग क्लियर सर, यहाँ पर भी जब आप देखोगे अपने मॉड्यूल में तो उन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद उन्होंने भी बोल दिया कि भाई देखो यार, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो AS19 को देख लेना। देखो लेट्स सी, यहाँ पर भी मॉड्यूल में भी उन्होंने वही किया है। सी, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने एक कि भाई लीज क्या होता है, नॉर्मल लीज में क्या क्या होता है, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे क्लियरली सेड कि भाई स्टूडेंट नीड्स टू पे अटेंशन दैट AS19 जो है उसके हिसाब से फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज होता है, और अगर ज्यादा डिटेल में जानना हो तो आप AS19 को पढ़ सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? दिस वन। बाकी तो अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, वो तो आप जानते ही हो जो हमने अभी समझा। लेकिन सर दिस इज इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम का है ऑडिट में, ऑडिटर्स प्रोसीजर, कि सर एज अ ऑडिटर हमें क्या चेक करना है, क्या चेक करना है सर। तो सबसे पहला देखो यार, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ लीजिंग कंपनी, क्या ये लीज पे दे भी सकते हैं कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। अच्छा जनरल है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चेक करो, वहां से ऑब्जेक्ट क्लॉज तुमको पता लग जाएगा कि भाई क्या ये सच में लीज पे दे भी सकते हैं कि नहीं। एग्रीमेंट, हाँ करेक्ट, उस पहले उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज देख लिया, अब ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो सर वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए, है ना। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर, सर देयर शुड बी अ लीज एग्रीमेंट। और उसमें लीज एग्रीमेंट के तहत कौन से पॉइंट होने चाहिए, अगेन दिस कुड बी अ सेपरेट क्वेश्चन। सर लीज एग्रीमेंट में क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं एज ऑडिटर, वो भी आएगा, राइट। उससे पहले एक और पॉइंट बीच में दिया है, पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज देखो, उसके बाद क्रेडिट एनालिसिस ऑफ लेसी। भाई किसी को भी हम रेंट पे नहीं देते थे ना प्रॉपर्टी, हम देखते हैं कि क्या वो रेंट चुका पाएगा, क्या उसके पास उतना क्रेडिबिलिटी है, क्या वो इतना कमाता है कि इतना अच्छा सारा रेंट वो पे कर पाए हर महीने। सर वो क्रेडिट एनालिसिस किया है कि नहीं वो देख लो, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल पॉइंट। सर एज करेक्टली पॉइंटेड आउट, लीज एग्रीमेंट, अब लीज एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए, चलिए अभी ये तो आप देखे बिना भी बता सकते हो, लीज एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए बोलो। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी को लीज पे चढ़ाया वो लिखा हुआ होना चाहिए। सर टाइम पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन लीज, है ना, वो लिखा हुआ होना चाहिए। सर नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज का बाइफर्केशन, अगर फाइनेंशियल लीज है तो परचेजर को ऑप्शन है कि नहीं एट द एंड ऑफ द पीरियड टू परचेज दैट प्रॉपर्टी, वो लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। या वो प्रॉपर्टी रिटर्न करेगा या वो खरीद लेगा, क्या उसने वो ऑप्शन अवेल किया है कि नहीं किया है, सर वो लिखा हुआ होना चाहिए, राइट। इसके अलावा और कुछ, मंथली लीज पेमेंट कितना होगा, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना भाई, पैसा कितना मिलेगा, सर वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। करेक्ट आंसर नेहा, पैसा अमाउंट। फिर इसके अलावा और कुछ, इसके अलावा और कुछ, अब ना लीज में क्या होता है पता है, सब लीजेस होते हैं, सब लीज। सब लीज का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आज मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको लीज पे दे दिया 10 साल के लिए, और आप क्या करते हो पता है, बेसिकली आपने देखा कि मार्केट जो है ना उसमें ये प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा खासा रेंट मिल सकता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी 10,000 पर मंथ पे रेंट पे दे दिया, और आपने क्या किया, सर आपने उसको दूसरे को सब लीज कर दिया, आपने किसी और को लीज पे दे दिया, और वो आप वहां से भाड़ा वसूल रहे हो 15,000। समझ रहे हो, बैठे बैठे आर्बिट्रेज 5,000 का, 15,000 लो, 10,000 दे दो, 5,000 मुफ्त के, प्रॉपर्टी भी नहीं ली, कुछ नहीं लिया, फिर भी 5,000 मिल रहे हैं हर महीने। तो सर ऐसा भी ऑप्शन है क्या, हाँ, लेकिन क्या मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, कैन आई पुट अ क्लॉज इन द एग्रीमेंट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम सबलेटिंग दैट प्रॉपर्टी? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग, कि एग्रीमेंट में ये चीज खास चेक करो लीज एग्रीमेंट में, कि क्या कहीं पर ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि आप उसको सब लीज नहीं कर सकते आगे, राइट। और अगर डाला हुआ है तो क्या उसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं।
सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। देखो यार, डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसर लेसी, उन दोनों का नाम आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का, राइट। इक्विपमेंट एंड लोकेशन, मतलब किसके लिए तुमने लीज एग्रीमेंट किया, कहां पर किस लोकेशन पे वो इंस्टॉल्ड है। अमाउंट एंड टेन्योर ऑफ लीज, एज आई से, डेट ऑफ पेमेंट, लेट चार्जेस, डिपॉजिट वगैरह। सर क्या लास्ट में रिटर्न होने वाला है लेसर को, या वो खरीदने वाला है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड लीजी फ्रॉम असाइनिंग द सब लेटिंग द इक्विपमेंट, यानी कि सब लीज वो तो नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा। गेटिंग क्लियर? अच्छा, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका बेसिकली सिंपल पार्ट। ऑब्जेक्ट क्लॉज देख लिया, लीज एग्रीमेंट देख लिया। अच्छा, इसके अलावा और कुछ देखना है क्या लीज एग्रीमेंट के अलावा? अच्छा, अगर मैं लीज कर रहा हूं आपको, तो मेरे वहां पर सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा कि भाई मैं उसका ओनर हूं कि नहीं, क्या मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं उसको लीज कर सकूं कि नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? इनवॉइस का होना जरूरी है। क्या जरूरी है भाई? इनवॉइस का होना जरूरी है। और उसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, ताकि आगे जाके कुछ भी क्वेरी आए तो सर मैं दिखा सकूं, देख भाई आई एम दी ओनर। करेक्ट? तो सर वो होना चाहिए। दूसरा, सर एक यहां पर लिखा हुआ है उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर। ये एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है? ये जनरली कब होता है? जब मशीनरी की बात आती है कि फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ मशीनरी एंड दैट मशीनरी आई एम लीजिंग इट टू यू ऑन द ऑपरेटिंग लीज। तो मशीनरी क्या होता है ना, मेरे जगह से, मेरे गोडाउन से आपके जो भी फैक्ट्री सेटअप है वहां तक वो भेजी जाएगी। तो वो आपको मिल गया कि नहीं, जो भी असेट मैंने आपको भेजा है लीज के लिए, क्या वो आपको मिल गया कि नहीं। सर उसका आप एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजोगे कि हाँ भाई वी हैव रिसीव्ड एंड दिस इज इन गुड कंडीशन विच वाज डिस्क्राइब्ड इन द एग्रीमेंट इटसेल्फ एंड वी हैव नो क्वेरीज टू इट। ठीक है, ऐसा एक एक्सेप्टेंस लेटर आता है, तो वो मिल गया कि नहीं वो देख लो। सर अगर कंपनी है, कॉर्पोरेट फॉर्म है, तो हम जानते हैं कंपनी में कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया जाता, इट वाज टेकन थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन। तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है कि नहीं वो देख लो। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर, राइट। एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस तो लेना ही है। सवाल यह है कौन लेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज। इंश्योरेंस पॉलिसी, करेक्ट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट। 8 पॉइंट दिए हुए, 4-5 पॉइंट याद रखने हैं आपको, विच आई थिंक शुड बी एन इजी टास्क, राइट, नॉट अ बिग डील। इसके अलावा फाइनेंशियल लीज को उन्होंने डिफाइन किया है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ वगैरह। और उसके बाद उन्होंने डिफरेंस बताया। अरे ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज का डिफरेंस क्या होता है? अभी हमने डिसाइड किया, मतलब डिफाइन कर लिया, उसको समझा कि सर ऑपरेटिंग लीज में ओनर कौन रहेगा, ओनर ही ओनर रहेगा। लेकिन सर फाइनेंशियल लीज में ओनर कौन हो जाएगा? सर लेसी बिकम्स दी ओनर फॉर दी अकाउंटिंग पर्पस। करेक्ट? ऑपरेटिंग लीज किसके लिए होता है? सर इट इज नॉट फॉर द सब्सटेंशियल टाइम पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, है ना। और फाइनेंशियल लीज इज फॉर द सब्सटेंशियल टाइम पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। सर ऑपरेटिंग लीज में क्या कोई ऑप्शन होता है लेसी के पास कि एट द एंड वो परचेज कर सकता है? नहीं। लेकिन फाइनेंशियल लीज में, हाँ सर, फाइनेंशियल लीज में ये ऑप्शन होता है कि वो एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड उसको परचेज कर सकता है। इसके अलावा और कुछ? खर्चा कौन उठाता है? इंश्योरेंस का या फिर ओवरऑल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का? सर इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज लेसर ही उठाता है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज लेसी उठाता है। सर डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग लीज में असेट कौन दिखाता है बैलेंस शीट में? लेसर दिखाता है, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज, क्योंकि वो लेस ही दिखाता है, तो सर डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? लेस ही क्लेम करेगा। गेटिंग क्लैरिटी? बहुत सिंपल चीजें है यार, ये आप ऑलरेडी अकाउंटिंग में पढ़ चुके हो एस 19 में। और ये तो अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपको सारे कंसेप्ट पता है, तो आई थिंक पॉइंटिंग आउट 4-5 डिफरेंसेस इज नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट इजीली। करेक्ट? बोलो भाई ढंग से, जाए आगे। यस, ऑल राइट, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं, यस ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर, एंड दैट इज बेसिकली ऑडिट ऑफ होटल्स। अच्छा, होटल का मतलब क्या होता है? वो हम खाना खाना जाते हैं वो वाली होटल? ऑडिट ऑफ होटल्स। चलिए, होटल्स का मतलब क्या भाई? सर हम खाना खाना जाते हैं वो वाली होटल ना, रूम वाली? अच्छा,
रूम रेंट वाला, करेक्ट। सो दैट इज बेसिकली लॉजिंग बोर्डिंग। देखो यार, हम लोग ना होटल होटल ही बोलते हैं, बट देयर आर टू डिफरेंट थिंग, वन इज होटल, अनदर इज रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट यानी कि वहां जहां तुम खाना खाने जाते हो, लेकिन होटल का मतलब सर लॉजिंग बोर्डिंग, जहां पर तुम स्टे करते हो, दैट इज बेसिकली होटल। हाँ, होटल के अंदर रेस्टोरेंट मर्ज होता है, या वहां पर किचन भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, बट वो सब्सिडियरी पार्ट है। द मेन टास्क इज टू असिस्ट यू इन गेटिंग द रूम्स एंड टू असिस्ट यू फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, राइट, दैट इज होटल्स। तो हम उस होटल्स की बात कर रहे हैं। फूड प्लस रूम, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, तो अभी होटल इंडस्ट्री में सर क्या क्या चीजें चेक करनी रहेगी, एज अ ऑडिटर आप लोग क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? चलो, वही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं सर, कुछ दिमाग और ज्यादा लगाना नहीं है, पहले फॉर्मेट लगाएंगे और फॉर्मेट के अंदर दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा जनरल। अच्छा, जनरल में क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चेक करने की जरूरत है? सर वापिस होटल है तो हम जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज तो हमेशा सब जगह पे रहती ही है, करेक्ट आंसर पार्ट, एंड दैट इज बेसिकली योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और सर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होटल्स में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता है क्यों? बिकॉज ऑफ पिल्फरेज। बिकॉज ऑफ पिल्फरेज। पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? पिल्फरेज यानी कि छोटी छोटी चोरियां। होटल्स में बहुत सारी चोरियां होती है भाई, वहां पर लोग रहने जाते हैं और कुछ ना कुछ उठा के ले जाते हैं, है ना? या आप जानते हो, वी ऑल नो कि भाई ये होता है होटल्स में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि सब होटल्स में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टू एंश्योर कि भाई ये सब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को प्रिवेंट किया जा सके। सर कुछ नहीं तो वहां पर वो लोग कटलरी यूज करते हैं ना, स्पून्स एंड प्लेट्स वगैरह, तो वो भी बहुत महंगे होते हैं, जस्ट टू एंश्योर कि वहां पर एक एम्बियंट लुक लगे उनके होटल का। तो लोग उसको भी उठा के ले आते हैं भाई। तो उनके लिए तो खर्चा है ना, उनका तो इन्वेंट्री था, उनके लिए असेट था वो, और वो आप चोरी करके ले जा रहे हो, तो दैट इज बेसिकली लॉस टू दी होटल। तो वो ना हो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, उसके ऊपर डिटेल चर्चा में वापस आते हैं। तो उसके बाद जनरल के बाद इनफ्लोस पे चलते हैं। अच्छा, इनफ्लोस कहाँ कहाँ से होता है? चलिए, होटल्स में इनफ्लोस कहाँ से होता है? करेक्ट, तो जानते ही है, रूम रेंट, रूम का भाड़ा जो तुम चुकाते हो, वो तो इनकम होना ही होना है। इसके अलावा और कुछ इनकम होता है क्या? इनकम बुकिंग, हाँ वही रूम रेंट। इसके अलावा और कुछ इनकम होता है क्या? इवेंट, करेक्ट नेहा, इवेंट एंड फूड सप्लाईज, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इनफ्लोज में एक हो जाएगा रूम रेंट, दूसरा हो जाएगा यू कैन से रेस्टोरेंट और फूड सर्विस, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा इवेंट, इवेंट यानी कि क्या पता है? होटल्स में ना सिर्फ रूम नहीं होते, होटल्स में इवन क्या बोलते हैं वो, हॉल्स होते हैं, है ना? और हॉल का भी बुकिंग हो सकता है, वहां पर तुम कुछ इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इट कुड बी सोशल फंक्शन, इट कुड बी रिलीजियस फंक्शन, ठीक है, शादी वगैरह भी होती है वहां पर। बैंक्वेट, करेक्ट, बैंक्वेट फैसिलिटीज भी वहां पर अवेलेबल होते हैं। हॉल बुकिंग्स, राइट, करेक्ट। तो सर वही यहाँ पर हॉल या बैंक्वेट का भी रेंट उनको मिलता है, सो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। इसके अलावा और कुछ होता है क्या? दैट्स इट, इनफ्लोस तो यहीं से होगा, रूम रेंट, रेस्टोरेंट एंड हॉल एंड बैंक्वेट रेंट। इसके अलावा देर आर नो अदर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू सर। उसके बाद आता है आउटफ्लोस। चलिए, होटल इंडस्ट्री का आउटफ्लोस कहां कहां पर होता है, खर्चा कहां पर होता है, कहां कहां पर खर्चा होगा भाई? ओके, स्टार्टेड रिसीविंग द आंसर्स। फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स, कटलरी, करेक्ट आंसर्स। चलिए, तो आउटफ्लो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर, स्टाफ सैलरी। भाई यहाँ पर लोगों के बिना काम कैसे होगा, रूम सर्विस के बिना गुजारा कैसे होगा? तो हाँ सर, स्टाफ सैलरी चाहिए। लेकिन स्टाफ सैलरी में ना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी होटल जैसे नॉर्मल हम बाकी सब जगह पे देखते हैं तो सर हम लोग स्टाफ सैलरी सिर्फ लिख देते हैं, बात खत्म। बट इन केस ऑफ होटल्स, सर वहां पर हर बार स्टाफ परमानेंट नहीं होता। होटल इंडस्ट्री इज अ काइंड ऑफ
सीजन बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पर टूरिज्म वाला सीजन होगा ना, तो उनका रूम बुकिंग अच्छा खासा होगा, वहां पर एवरेज जो से रेवेन्यू होगा उनका पर डे, रूम बुकिंग जो होगा उसका एवरेज देखो तो हाई होगा। लेकिन वहीं पर ऑफ सीजन होगा तो सर बहुत सारे रूम्स ऐसे ही फालतू पड़े रहेंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई hotels generally don't prefer full-time employees. In fact, they resort to casual labors. They resort to कैजुअल लेबर्स, यानी कि सर जो पीक टाइम होता है, उनका सीजन टाइम होता है, वहां पर वो लोग 1-2 महीने के लिए कैजुअली लेबर्स को हायर कर लेते हैं, और जैसे ही पीक टाइम खत्म, उसके बाद फालतू में उनको वहां पे रख के क्या करेंगे, वो लोग काम तो होगा नहीं, तो वो उनको छोड़ देते हैं। ठीक है कि अब आप जाओ, अगले साल आना वापस, या अगले सीजन में आना वापस। तो कैजुअल लेबर इज अ बिग प्रॉब्लम, और इसको वेरीफाई करना इज ऑल्सो अगेन अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल स्टाफ होता है, वहां पर आप सारे स्टैट्यूटरी डिडक्शंस वगैरह भी पे करते हो, राइट, पीएफ, ईएसआईसी, तो उसके थ्रू तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, वो बैंकिंग चैनल से पैसा जाता है। बट कैजुअल लेबर्स को सबसे पहला कैश में पैसा जाता है, और हम जानते ही है कि सर कैश का तो कोई रिकॉर्ड एज सच होता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कैश बुक जो उन्होंने खुद एंट्री पास की है, या वाउचर्स जो कभी भी किसी भी अमाउंट के बनाए जा सकते हैं। करेक्ट? तो सर उनको प्रॉफिट एडजस्ट करने के लिए दिखा देने का, कैजुअल लेबर कैश पेमेंट किया, इट्स वेरी इजी टू मेक फ्रॉड। सो दैट इज द रीजन व्हाई कैजुअल लेबर को वेरीफाई करना इज अ बिग टास्क। अच्छा, इसके अलावा आउटफ्लोज आपने क्या बोले थे सर? क्योंकि यहाँ पर फिक्स एसेट के बिना तो ये बिजनेस ही नहीं है ना? ओपन जगह पे ये बिजनेस हो सकता है क्या होटल का? नहीं सर, उसके लिए फिक्स्ड एसेट तो चाहिए। तो ऑब्वियसली कैपेक्स होगा, और कैपेक्स होगा जहां जहां पर, वहां वहां पर आ जाएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा आपने क्या क्या बोला था? और व्हाट नेक्स्ट? प्राइस हाई, परचेज ऑफ फूड स्टफ। करेक्ट सर, क्योंकि आप बेच रहे हो फूड स्टफ, तो वो परचेज भी आ जाएगा, परचेज ऑफ फूड आइटम्स और रॉ मटेरियल्स। यहाँ पर जनरली वो लोग बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल्स भी आ जाएंगे। बोले ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आउटफ्लो होगा क्या यहाँ पर? एनीथिंग एल्स? कमीशन टू द एजेंट? कौन से एजेंट भाई? कैसे एजेंट? ये लोग क्यों एजेंट को पैसा देंगे? तो अभी देखो यार, तुम लोग ने अगर कभी किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू किसी जगह का टूर किया है, किसी भी जगह का, ऑनलाइन बुकिंग एजेंसीज, हाँ करेक्ट, वो तो होगा ही होगा। इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री पे आते हैं, वो हम असेट्स में जाएंगे तो। बुकिंग एजेंट, ठीक है, फाइन, बुकिंग एजेंट तो एक हो गया, ठीक है। बुकिंग एजेंट का कमीशन, कि भाई अगर ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है तो उसको कमीशन पे करना पड़ेगा, करेक्ट, दैट इज फाइन। लेकिन इसके अलावा भी एक और कमीशन वो लोग पे करते हैं, इसके अलावा भी एक और कमीशन। एंड व्हाट इज दैट कमीशन? करेक्ट, कमीशन टू द ट्रैवल एजेंट। और ये ट्रैवल एजेंट वाला कमीशन क्या होता है? अभी आप लोग अगर किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कहीं पर घूमने का प्लान बना रहे हो ना, तो देखना आप उसकी आइटनरी देखना, कि भाई उनका ना फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू एक्स ट्रैवल एजेंट, और वहां पे जाके तुम इंक्वायरी करते हो कि हमें 6 डेज 7 नाइट का यहाँ का पैकेज चाहिए, तो आप हमें बताइए, आइटनरी डे वाइज बताइए, कहाँ पर रहने वाले होटल्स के नाम के साथ बताइए। तो वो लोग आपको 2-3 होटल का नाम प्रिस्क्राइब करेंगे, सिर्फ 2-3 होटल, इससे ज्यादा नहीं। या तो ये, या तो ये, या तो ये, इसके अलावा कहीं पे नहीं। सर आप वाई ट्रैवल एजेंट के पास चले जाओ, वही 6 डे 7 नाइट का पैकेज, लेकिन उसके होटल्स बदल जाएंगे। सर होटल हम आपको या तो ये, या तो ये, या तो ये, वो 3 अलग होटल होंगे। सर किसी ट्रैवल एजेंट जेड के पास चले जाओ, वो आपको और 3 होटल्स का ऑप्शन देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि होटल बिजनेस, होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जानता है कि भाई उनका वहां, उनके वहां पर लोग कब आएंगे। देखो डायरेक्टली जो लोग जा रहे हैं वो तो ठीक है, अपना बुकिंग कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर केस में लोग जाते हैं थ्रू ट्रैवल एजेंट, और वो लोग वही रहने वाले हैं जहां पर ट्रैवल एजेंट उनको रुकवाएंगे। और ट्रैवल एजेंट कहां पर उनको रुकवाएंगे? जहां पर उनको पर्सनल फायदा दिखेगा। और इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम लोग अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको हमारी होटल में स्टे करवाओ, उसका जितना भी रूम भाड़ा होगा उसमें से 10% आपका कमीशन, या 5% आपका कमीशन। और सर अगर ये लोग कमीशन नहीं देंगे ना, तो उनका एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट जो होगा ना, वो बहुत कम रहेगा।
ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए, उनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग एट द टूरिस्ट प्लेसेस कि भाई ट्रैवल एजेंट को उन लोगों को कमीशन देना ही पड़ता है, राइट। सो दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ आउटफ्लो। ये काइंड ऑफ उनका एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है, ऐसा मान लो आप, ट्रैवल एजेंट कमीशन। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली जनरल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स देखना है, इनफ्लोज देख लिया, आउटफ्लोज देख लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, असेट साइड पे चलते हैं। तो उसमें एक तो फिक्स्ड एसेट है, और जहां जहां पर फिक्स्ड एसेट है वहां पर दो चीजें तो देखना ही देखना है। एक है डेप्रिसिएशन, दूसरा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सही है। एंड एज करेक्टली पॉइंटेड आउट बाय यू गाइस, सर यहाँ पर इन्वेंट्री का बहुत जोल है भाई। और इन्वेंट्री बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि सबसे पहला इन्वेंट्री किसका होगा? कटलरी का। पर इसके अलावा फूड आइटम्स का। सर इसके अलावा और भी कुछ होगा क्या? फूड एंड बेवरेजेस, हाँ करेक्ट, फूड आइटम्स। इसके अलावा और भी कुछ होगा क्या? एनीथिंग एल्स अगर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री? भाई उनके पास वो बेडशीट्स वगैरह बोल दो आप, या तो फिर जो भी इन शॉर्ट बेसिकली आइटम्स है वहां पर आपके रूम में, सर उन सबका इन्वेंट्री होता है उनके पास। टॉयलेटरीज, कटलरी, ये सब का इन्वेंट्री, राइट। सो अदर सर्वेबल आइटम्स जो भी आपको रूम सर्विस में सर्व किया जाता है, वो सब आइटम्स का उनके पास इन्वेंट्री रहता ही रहता है। इक्विपमेंट प्रोवाइडेड बाय देम, करेक्ट, सारे के सारे इक्विपमेंट्स का, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी योर इन्वेंट्री। सर यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट, तीन चीजें बेसिकली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये ट्रैवल एजेंट का कमीशन वाला पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सर नेक्स्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वाला पॉइंट, दिस इज टू एंश्योर प्रिवेंटिंग पिल्फरेज, है ना, कोई चोरियां ना हो। इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साउंड होना चाहिए। एंड तीसरा, फूड आइटम्स का इन्वेंट्री और फूड आइटम्स का चेकिंग। अच्छा, फूड आइटम्स का कैसे हैंडलिंग होता है यहाँ पर? जैसे आप नहीं वहां पर रहते हो तो रूम सर्विस में सीधा वो डायल करो नंबर, हेलो रूम सर्विस, ये मुझे भिजवा दो मेरे रूम में, और वो आ जाता है। अच्छा, ऐसे आप अकेले तो हो नहीं, जैसे 400-500 रूम भी है उस होटल में, फिर भी सबको वही चीज पहुंचती है जो उन्होंने मंगवाई है, करेक्ट। तो सर ये कैसे होता है? उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग का कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा, पता है कि भाई एक परचेज ऑर्डर जनरेट होता है सबसे पहले। इफ यू वांट टू परचेज सम आइटम, आपको वेंडर को परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई हमें इतना खरीदना है। और वो परचेज ऑर्डर के हिसाब से फिर आपको एस्टिमेट भेजेगा, आप उसको अप्रूव करो, और अप्रूव करने के बाद फिर आपको गुड्स भेजेगा और परचेज इनवॉइस आएगा, है ना। सर बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर भी एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं किचन ऑर्डर। जिसको क्या बोलते हैं? किचन ऑर्डर। जैसे ही अगर कोई उसका सिस्टम समझते हैं भाई, और ये सब जरूरी है क्योंकि आपको लिखना भी होता है, राइट, एग्जाम में। पूरा तो नहीं, बट इसका कंसेप्ट मालूम होगा तो आप इसका आंसर लिख पाओगे, हाउ इट इज डन। तो देखो यार, अगर लेट से कोई एक होटल है, अब उस होटल में एक रूम सर्विस एजेंट बैठा हुआ है, और कोई एक कस्टमर है, कोई एक कस्टमर है जो अपने रूम में है। फिर ये कस्टमर ने क्या किया? ये कस्टमर ने रूम सर्विस एजेंट को फोन किया और बोला कि भाई मुझे कुछ खाना है, क्या खाना है? तो लेट्स से पिज्जा, उसने पिज्जा ऑर्डर किया, राइट। तो अभी रूम सर्विस एजेंट क्या बोलेगा? ओके सर, थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगा आपके रूम में, करेक्ट। अच्छा, अब सर ये रूम सर्विस एजेंट क्या करेगा पता है? नाउ ही विल जनरेट अ किचन ऑर्डर टिकट। इसको क्या बोलते हैं सर? किचन ऑर्डर टिकट। देखो यार, वहां पर ना जो होटल का किचन होता है ना, वहां पर ऐसे ही कुछ भी नहीं बन जाता। तुम बोलोगे भाई ये बना दो तो वो बना देंगे, नहीं। अगर तुमने गलती से किसी ने पर्सनल के लिए बोल दिया और उसने बना दिया तो वो वेस्टेज नहीं हो जाएगा उनका। दैट इज द रीजन व्हाई दे सेड सर किचन ऑर्डर टिकट बनता है। ये किचन ऑर्डर टिकट क्या होता है? दिस इज मोर और लेस लाइक व्हेन यू गो इनटू रेस्टोरेंट, तो वहां पर आप पता है वेटर को लिखवाते हो कि भाई हमें ये चीजें चाहिए, और वो लेके जाता है और वो किचन में सबमिट करता है। सर वो क्या है? दिस इज किचन ऑर्डर टिकट। सर यही चीज थोड़ा सा यू कैन से फैब्रिकेटेड और उस प्रकार से बनाया जाता है कि आपको अच्छा लगे, एम्बियंट वे में लगे, राइट। उसीलिए उसको नाम दे दिया किचन ऑर्डर टिकट। तो वो ना एक ऑर्डर बनाएगा, रूम नंबर लिखेगा, कस्टमर का नाम लिखेगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो टिकट जाएगा रेस्टोरेंट में, सॉरी किचन में।
अच्छा, अब किचन क्या करेगा, सीधा उसको बनाना शुरू करेगा? नहीं सर, जितना किचन ऑर्डर टिकट है, लेट्स से वहां पर ऑर्डर आया है एक पिज्जा का, तो एक पिज्जा के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स किचन का जो वेयरहाउस है, किचन का जो वेयरहाउस बेसिकली, ठीक है, जहां पर ये सारे रॉ मटेरियल्स रखे गए हैं, उस किचन और ऑर्डर टिकट के हिसाब से वेयरहाउस में से रॉ मटेरियल को निकाला जाएगा, और सिर्फ किचन ऑर्डर टिकट को मैच करे उतने ही क्वांटिटी का जो बेसिकली फूड आइटम है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फूड आइटम यानी कि बनाया जाएगा, राइट। और जैसे ये बन जाएगा, उसके बाद उसको किचन ऑर्डर टिकट के साथ सबसे पहले मैच किया जाएगा, वापस एक बार काइंड ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन, और फिर उस चीज को कस्टमर के रूम में डिलीवर किया जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द सिस्टम। और यहां पर उन्होंने वही बोला कि सर ये किचन ऑर्डर टिकट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू एंश्योर कि फूड आइटम्स का इन्वेंट्री जो है वो सेफ रहे, वहां पर कुछ भी माल प्रैक्टिसेस ना हो। सो अगेन दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। गेटिंग क्लियर? दैट्स योर दैट्स योर होटल्स का ऑडिट। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ओके, ठीक है। तो दैट्स योर ऑडिट ऑफ होटल्स। आप देख सकते हो इंटरनल कंट्रोल्स, उसी में सबसे पहला पिल्फरेज वाला बताया है, राइट। किचन ऑर्डर टिकट्स के बारे में भी बताया है यहाँ पर। देन आफ्टरवर्ड एज यू कैन चेक, वो सिस्टम उन्होंने समझाया है जो मैंने आपको समझाया। फिर इनफ्लोज की बात करें तो रूम सेल्स, हॉल बुकिंग्स, वहां से उनका इनफ्लो हो जाएगा। इन्वेंट्री उनका कहाँ कहाँ पर रहेगा ये हमने देख लिया, उसका सुपरविजन होना चाहिए, ऑथोराइज पर्सनल के पास रहना चाहिए। फिक्स्ड एसेट है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लग जाएगा, राइट। कैजुअल लेबर एज आई सेड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर सीजन के हिसाब से चलता है। एंड ट्रैवल एजेंट्स एंड शॉप्स, इनका कमीशन तो बनता ही है। सो दैट्स योर एंटायर ऑडिट ऑफ होटल्स, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दोनों कंसेप्ट साथ में पढ़ने वाले हैं हम लोग। और ये बड़े कंसेप्ट है तो हम उसको कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। हम आज इसके अलावा का जो छोटा टॉपिक है ना वो खत्म करते हैं। एंड एज आई सेड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वापस, क्योंकि मैंने समझाया था कि सर 2 पॉइंट में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आप समझ लो कि आने ही वाला है। कहां से? एक गवर्नमेंट वाला और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। दीज आर काइंड ऑफ मोर और लेस हॉट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीएआई, है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट अ मिनट। राइट, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं सर, एज ऑफ नाउ विल बी पुटिंग दिस ऑन होल्ड, ये हम कल कंप्लीट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, वी हैव गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम पार्थ सर, क्वासी फिक्स्ड एसेट। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? ठीक है सर, क्वासी फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है? दिस वन। अच्छा, क्वासी फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या? बेसिकली ना, जो इन्वेंट्रीज होती है ना, कई बार वो पूरा का पूरा ओनरशिप उनका नहीं होता होटल्स का। कॉसी का मतलब मैं आपको सिंपल टर्म्स में पहले बताऊं ना, तो उसका मतलब है कि फुल कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड, सम इज फिक्स्ड सम इज वेरिएबल। मतलब यहां पर उसका मीनिंग क्या होगा कि सर जो भी कटलरी वगैरह का इन्वेंट्री उनका होता है ना, हर बार वो लोग परचेस करके नहीं रखते खुद के लिए। वो लोग क्या करते हैं सर, कुछ इन्वेंट्री उनका खुद का होता है एंड सम इन्वेंट्री इज रेंटेड आउट। यानी कि सर एक फिक्स कॉस्ट हो गया और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। सर जितना वो लोग यूज करेंगे उसके हिसाब से, जितने दिन यूज होगा उस कटलरी का उसके हिसाब से उनको पेमेंट करना पड़ेगा टू द ओनर ऑफ दैट कटलरी। गेटिंग क्लियर? एक फिक्स कॉस्ट होता है कि आपको ये तो करना ही है, एंड अलोंग विद दैट पर डे लेट से आपको 500 रुपए तो पे करने ही करना है। और जितने दिन यूज करोगे
उस यूजेज का एडिशनल 500 रुपए पे करना है, यानी कि कुछ भी यूज नहीं किया तो भी 500 तो पे करना है, और अगर यूज किया तो 500 प्लस 500 1000 रुपए पे करना है, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ असेट वेरिन यू हैव गॉट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये सिल्वर वगैरह का कटलरी है तो वो लोग खरीद के रखेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, और सोचो वो चोरी हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट। सो ये जनरली प्रेफर की ऐसी सब चीजें है ना, वो अपने लॉस को या उस कॉस्ट को कंटेन करने के लिए दे पुट इट इन कॉस्ट फिक्स्ड फॉर्म, जहां पर उसका फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कंपोनेंट इंक्लूडेड रहता है। गेटिंग क्लियर? एक्सपेंडिचर ऑन क्वासी फिक्स्ड रेवेन्यू, क्वासी फिक्स्ड रेवेन्यू और कैपिटल। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन क्वासी फिक्स्ड एसेट इज रेवेन्यू और कैपिटल। ओके ग्रेट, वेल दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको पी एंड एल में ही डाला जाता है, इसको तुम कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी ओनरशिप का नहीं है, तो यू कैन नॉट बेसिकली पुट दिस एंड शो इट एज अ पार्ट ऑफ योर असेट, बट क्योंकि ये आपके पास है, आपकी कस्टडी में है, तो वो इन्वेंट्री को संभाल के रखना इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हाँ, उसका एक्सपेंडिचर जो है दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर पी एंड एल, इट इज नेवर गोइंग टू बी कैपिटलाइज्ड। ओके, ऑल राइट, चलिए, तो इसी के साथ अपना ऑडिट ऑफ होटल्स खत्म। नाइट ऑडिट, अच्छा नाइट ऑडिट ना, ये यहाँ पर सिर्फ एक फैंसी टर्म है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये मुझसे छूट गया, राइट। नाइट ऑडिट ये कहाँ पर लिखा हुआ है? सो बेसिकली नाइट ऑडिट आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर मिलेगा एंड दैट इज जस्ट अ फैंसी टर्म। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार, होटल्स में ना आप जानते हो कि सुबह तो सब चहल पहल रहती है, लेकिन रात को सब सो जाते हैं, तो क्या वहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, बेसिकली नाइट में एक ऑडिटर वहां पर रहता है। जैसे डे में ऑडिटर वहां पर हाजिर रह के कॉन्करेंट ऑडिट, जैसे बैंक में होता है कि साथ साथ में ऑडिट करना, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वैसे वहां पर भी होटल्स में भी साथ साथ में ऑडिट्स होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली उसका यूनिक फीचर ये है कि क्योंकि होटल बिजनेस ऐसा है जहां पर कस्टमर्स नाइट स्टे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो लोग नाइट में भी लेट से कुछ किचन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नाइट में भी वो कुछ लेट से होटल की जो भी एडिशनल सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल उनको मूड नहीं है तो वो लोग जिम में चले गए, नींद नहीं आ रही तो, या तो फिर वहां पर वो लोग स्विमिंग पूल का सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। सो उस सिचुएशन में क्या होगा, दे नीड टू इवन कंडक्ट द ट्रांजेक्शन एट नाइट। तो वहां पर वो लोग स्पेसिफिकली नाइट के लिए भी एक ऑडिटर रखते हैं who looks after all the transactions concurrently as and when they appear in the hotels, and that is the reason why they have used this fancy term कि वहां पर नाइट ऑडिट होता है। however there is nothing fancy in it, सर वो सिंपल वही है कि जैसे दिन में ऑडिट होता है वैसे ही नाइट में ऑडिट करने के लिए स्पेसिफिकली एक बंदा वो लोग रखते हैं, दैट्स इट। सो डोंट वरी, nothing fancy sort of thing in case of night audit। बोलिए भाई। डन? डन एवरीवन? तो और भी कोई डाउट क्वेरी है तो पूछ सकते हो, दैट्स गुड, साथ साथ में पढ़ो, सही है। आपको कोई डाउट्स क्वेरी होंगे तो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। यस, ओके, फाइन। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख रहे हैं, एज आई सेड विल बी डूइंग इट टुगेदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब हम चलते हैं उसके बाद, अभी उसके बाद तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक बचता नहीं है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। Then afterwards, हाँ, उसके बाद ना आगे सिंपल से छोटे छोटे से टर्म है जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इन सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट पढ़ लिया हमने अलग से। अब उन्होंने बोला ट्रस्ट इन सोसाइटी का अगर हमको ऑडिट करना है तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर ट्रस्ट इन सोसाइटीज जो है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो देखो, तो हम जानते हैं सर ट्रस्ट इन सोसाइटी कौन से फॉर्म में हो सकते हैं।
तो सबसे पहले तो वही दो फॉर्म जो उन्होंने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो वही दो फॉर्म जो उन्होंने लिखा हुआ है सर। ट्रस्ट का खुद का एक एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट, है ना। और वो ट्रस्ट एक्ट भी बहुत सारे अलग अलग है, जैसे बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट हो गया, गुजरात स्टेट ट्रस्ट एक्ट हो गया, सेंट्रल एक्ट है, स्टेट एक्ट है, तो वो हो सकता है, राइट। सो दैट इज वन थिंग। एक तो ट्रस्ट फॉर्म में हो सकता है, रेगुलेटेड बाय ट्रस्ट एक्ट। दूसरा सोसाइटी हो सकता है, रेगुलेटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एंड तीसरा सर, क्योंकि कॉर्पोरेट फॉर्म में भी ये अलाउड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, करेक्टली पॉइंटेड आउट गाइस। सर ये तीन अलग अलग फॉर्म में तुम ट्रस्ट या सोसाइटी को एंगेज कर सकते हो, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। और उन्होंने फिर उसके बाद वही फालतू पॉइंट बोला है कि सर अगर ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट के फॉर्म में है तो आप देख लो कि ट्रस्ट एक्ट को फॉलो किया कि नहीं। सर अगर ये सोसाइटी के फॉर्म में है तो देख लो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉलो किया कि नहीं। अगर ये कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया है सेक्शन 8 में, तो देख लो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो किया कि नहीं। पर सब तीनों का कॉमन पॉइंट कि सर अगर ये है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 12 AA, है ना, एंड सेक्शन 80G दोनों का अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो सर उसका कंप्लायंस उन्होंने किया कि नहीं। और जैसे मैंने बताया था कि सर अगर फॉरेन सोर्सेज से आपको डोनेशंस आ रहा है तो उसके लिए एक और एक्ट आपको लागू पड़ जाएगा, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको बोलते हैं FCRA एक्ट, है ना। उसका ड्यू डेट भी पड़ा था, क्या था ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न अंडर FCRA? पहले सेशन में पड़ा था, क्या था भाई? भूल गए? 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट, यानी कि डेट हो जाता है 30 मई। एब्सोल्युटली करेक्ट, 30 मई, करेक्ट सारे। चलिए बढ़िया। तो ये जनरल वाला पोर्शन हो गया, कैन यू से ऑडिट ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी इनकी बात करें तो सबसे पहला तो जनरल वाला पोर्शन हो गया। और वो जनरल में क्या आ गया सर? एक है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट और दूसरा है एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। उसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं वो चेक कर लो, सही है। अच्छा सर, उसके बाद उनको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं? ये ना यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे तो वो आसानी हो जाएगा। सर कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं? तो जनरली क्या होता है सर, एक तो डोनेशन कैश में आते हैं तो कैश बुक, सर बैंक में आते हैं तो बैंक बुक। सारे के सारे जो भी पोर्शन है उसके लेजर्स तो बनाने ही बनाने हैं तुम लोगों को। इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली P&L नहीं बनेगा, उसकी जगह पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, राइट। लाइकवाइज सारे के सारे जो भी आपके रिसीट्स बेसिकली आपने इशू किए हैं डोनेशन के, तो वो डोनेशन के रिसीट्स आपको इंश्योर करना है कि वो मेंटेन रहे। सर जितना भी डोनेशन किया है, जितना भी खर्चा किया है, उन सबका ओरिजिनल इनवॉइस या बिल या वाउचर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दैट्स पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देख लो। जर्नल एंट्री ऑफ कोर्स, हाँ ये भी आ जाएगा। तो वही सिंपल चीजें यहाँ पर बताई गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, एज वी सेड यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा P&L की जगह पे। और बैलेंस शीट को तो बैलेंस शीट ही बोलते हैं हम लोग, तो वो चेंज नहीं होगा, राइट। सर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी वही है क्या, कि सर हमें इंश्योर करना है कि जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होने चाहिए, और हम जब ऑडिट कर रहे हैं वो ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से होना चाहिए। और हमें क्या देना है सर? रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट में क्या आएगा? ओपिनियन आएगा। वही सेम चीजें है, कुछ भी नया नहीं है। आई डोंट नो व्हाट आर दे अर्निंग फ्रॉम पुटिंग द सेम थिंग्स रिपीटेडली। बट ठीक है, दिया गया है तो हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, कुछ है नहीं उसमें। बट यस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम। सर वर्किंग पेपर्स, अभी ऑडिटर जो वर्किंग पेपर बनाएगा ना, वर्किंग पेपर्स तो आप जानते हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो ऑडिटर जो भी ऑडिट करते समय डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है, उसमें वर्किंग पेपर्स होते हैं, बेसिकली जो भी काम करते समय जो भी तुमने कलेक्ट किया। तो यहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि सर ये जो वर्किंग पेपर्स है ना, उसमें क्या क्या चीजें आना चाहिए। तो सर बाकी सब चीजें तो आएगी, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। देखो उसने क्लियरली बोला अमोंगस्ट अदर मैटर्स, यानी कि इसके अलावा और कुछ भी आ सकता है क्या? हाँ सर, लेकिन ये तो आना ही चाहिए कंपल्सरी। ठीक है, तो लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव,
इट इज बेसिकली इलस्ट्रेटिव, बट दिस थिंग्स शुड बी देयर। इसके अलावा जो भी रखना है रखो। क्या क्या चीजें आनी चाहिए सर? सबसे पहले ऑडिट किसने किया और क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ आई एम अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर तो मैं खुद पूरा ऑडिट नहीं करने वाला। सर आई एम गोइंग टू अलोकेट द टास्क टू माय एंगेजमेंट टीम, है ना। तो अगर एंगेजमेंट टीम को अलोकेट किया है कि पार्थ को ये दे दिया, आशा को ये दे दिया, नंदनी को ये काम दे दिया, साहिल को ये काम दे दिया, सो व्हाट आई नीड टू डू सर, आई नीड टू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन माय वर्किंग पेपर कि हु वाज अलोकेटेड व्हाट टास्क, उन्होंने कितना काम किया है और क्या काम किया है। तो दैट आई नीड टू हैव। बेसिकली कैन यू से कि ये ऑडिट प्रोग्राम में आ जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम में हम लोग वही लिखते हैं ना, अलोकेशन ऑफ वर्क, करेक्ट। तो सर वो लोग और कुछ नहीं वही बोल रहे हैं, वर्क डन व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट एंड बाय हुम। मतलब सर इनडायरेक्टली वो लोग बोल रहे हैं कि आपका ऑडिट प्रोग्राम जो है वो आपके वर्किंग पेपर का पार्ट होना चाहिए। सर ये तो हम ऐसे भी बनाते हैं, कुछ नया है क्या? ये कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट सर, एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड बाय होम, कि आपको किन किन लोगों ने एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए। कैन यू से कि सर यहां पर बात हो रही है एक इंक्वायरी और दूसरा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एज पर SA 580, है ना। एक ओरल एक्सप्लेनेशन मिल सकते हैं आपको, दैट इज रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी, वो हमें लिखना है। और दूसरा रिटर्न मिल सकता है, और वो रिटर्न कैसे आएगा? ऐसे 580 के तहत मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है भाई? कुछ नया नहीं है, वही चीजें हैं। सर नेक्स्ट, डिसीजन ऑन वेरियस पॉइंट्स टेकन। कैन यू से प्रोफेशनल जजमेंट की बात हो रही है। एज अ ऑडिटर आपको डिसीजन लेने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट लेने पड़ते हैं, है ना। यहां पर देखो उन्होंने कुछ शब्द चेंज किए हैं, बाकी भावनाएं वही है। रिटन रिप्रेजेंटेशन, हाँ करेक्ट साहिल, वही SFI 80 के हिसाब से रिटन रिप्रेजेंटेशन, दैट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट, है ना। अच्छा, इसके अलावा द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दैट हैज बीन रिलाइड अपॉन, मतलब अगर कुछ ऐसा मैटर है जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर आपका ओपिनियन कुछ अलग है, और देर आर डिफरेंट कोर्ट केसेस, कोर्ट जजमेंट्स विच आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स, तो सर आपने कौन सा सही माना और कौन से जजमेंट को बेस लेके वो पॉइंट सही माना, सर उसका डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखो, सो दैट यू कैन प्रूव कि भाई हाँ इसके बेसिस पे मैंने रिलाई किया है, राइट, कि भाई ये सही है। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलाइड अपॉन, दिस इज इंपॉर्टेंट। And the last one, again, that same thing is repeated as said here, certificates issued by client or management letter. Again, they are talking about nothing else but written representations. Well, am I getting clear? Okay, next. अब सर पहले बता दिया कि वर्किंग पेपर में क्या क्या आना चाहिए। अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि सर आपका वर्किंग पेपर कैसा होना चाहिए। सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे आर सेइंग कि सर आपका वर्किंग पेपर ऐसा होना चाहिए विच प्रोवाइड्स एविडेंस। वर्किंग पेपर से क्या मिलना चाहिए सर? एविडेंस मिलना चाहिए। किस बात का एविडेंस चाहिए भाई? सर एविडेंस इस बात का चाहिए कि आपने सबसे पहले तो जो भी ओपिनियन दिया है वो एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएट करके दिया है, ऐसे ही ओपिनियन नहीं दे दिया, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इज मेड बाय बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है। और वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपने क्या वर्क किया, है ना, कौन सा एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन आपको मिला, तो ये सब कुछ आपने किया है, तो उससे एक बेस मिल जाएगा कि हाँ भाई यू हैव एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट्स। बोले ठीक है सर। दूसरा, सर योर ओपिनियन इज नॉट आर्बिट्री। अच्छा, आपने एग्जामिन तो किया, सब कुछ चेक किया, सब कुछ गलत निकला, फिर भी बोल दिया नहीं नहीं अनमोडिफाइड ओपिनियन। भाई ऐसा नहीं है, आर ओपिनियन इज नॉट आर्बिट्री। यू हैव टेकन ड्यू कॉग्निजेंस टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि सर आपको जो इंफॉर्मेशन मिला, आपको जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड हुआ, उसके हिसाब से जो ओपिनियन बनना चाहिए सर वही ओपिनियन बनाया है। आपने आर्बिट्ररीली अपने दिमाग में जो तुक्का आया इस हिसाब से ओपिनियन नहीं बनाया है। और सर ये कहां से मिलेगा? बेस्ड अपॉन दिस पॉइंट, C पॉइंट, डिसीजन ऑन वेरियस पॉइंट्स टेकन, उससे आपका ये वाला पॉइंट सर्टिफाई हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिले हैं
वो कैसे है? वर फुल एंड कंप्लीट एंड ही हैज कॉल्ड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच वर नेसेसरी। मतलब सर यहां पर दो चीजें, एक, आपको जितने भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जरूरी थे वो आपने मंगवाए, और आपने जितने भी मंगवाए वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आपको मिल गए। यानी कि कैन यू से सर कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर आपके ऑडिट के स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगाया गया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एविडेंस या जो इंफॉर्मेशन या जो एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिला या आपने नहीं मांगा। सो सर दिस कुड बी डिराइव्ड यूजिंग दिस पॉइंट, यहां से आपको वो मिल जाएगा और ई पॉइंट से भी मिल जाएगा। गेटिंग क्लैरिटी? एंड द लास्ट वन, सर हमने सिर्फ उन्होंने जो बताया उसके ऊपर रिलाई करके काम नहीं किया भाई, हमने अपने हिसाब से रीजनेबलनेस बेसिस पे जो भी ऑडिट एविडेंस चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, उसके लिए जो भी टेस्ट करना पड़े, उसके लिए जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़े, वो सब कुछ हमने किए हैं। सो हमने डिड नॉट मियरली रिलाई अपॉन द इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। हम जानते हैं ऐसे 580 में आपने पढ़ा है कि सर रिटन रिप्रेजेंटेशन आर ऑडिट एविडेंस बट नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन इटसेल्फ। सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन के बेस पे आप ओपिनियन नहीं दे सकते, आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग कि हमने सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशंस पे भरोसा नहीं किया सर, हमने बट he subjected such information and explanation to reasonableness test to verify their accuracy and completeness। हमने खुद मेहनत की है, उसको वेरीफाई किया है कि क्या ये सच में सही है या नहीं, जो भी एविडेंस मिला उसके बेसिस पे हमने ये डिराइव किया अपना ओपिनियन। सो आई होप दिस इज अगेन वेरी सिंपल। सबसे पहला वर्किंग पेपर में क्या आना चाहिए और दूसरा वर्किंग पेपर कैसा होना चाहिए। सपोर्टिंग एविडेंस है रिटन रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट, दैट इज अ सपोर्टिंग एविडेंस, राइट। अच्छा आपको कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या आवाज से? इज देयर एनी वॉइस दैट यू आर हियरिंग? नो? हाँ ओके ठीक है, नो इश्यूज, चलो तो कोई टेंशन नहीं है। ऑल राइट ठीक है। एंड द लास्ट वन ऑफ योर चैप्टर प्रोबेबली, ये है ना लास्ट? नहीं, ट्रस्ट एंड सोसाइटी है अलग अलग। तो पहले उन्होंने ट्रस्ट एंड सोसाइटी दोनों का कॉम्बिनेशन बताया, एंड अब वो लोग उसको अलग अलग बता रहे हैं कि सबसे पहले ट्रस्ट में क्या क्या चीजें चेक करनी है और उसके बाद सोसाइटी में क्या क्या चीजें चेक करनी है। चलिए वापस उसको चेक करने के लिए अपना वही फॉर्मेट यूज करेंगे। ट्रस्ट, सबसे पहले क्या करेंगे सर? जनरल। जनरल में क्या क्या चीजें आएगी? सर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चेक कर लो, उसके बाद एप्लीकेबल लॉ चेक कर लो, और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साउंड होने चाहिए, करेक्ट। यही तीन जनरल चीजें होती है भाई। अच्छा उसके बाद यहां पर इनफ्लोस के लिए क्या क्या चेक करना है। अभी देखो यहां पर ना सोर्सेस नहीं मांग रहे थे, वो लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रस्ट में इनफ्लोस जो है वो आप वेरीफाई करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे, क्या क्या चीजें ध्यान ध्यान रखोगे भाई। तो सबसे पहला ये ना, मैं आपको बताऊं ये क्या है। बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है ना ट्रस्ट का, उसमें जो भी पॉइंट्स है ना सर, वो पॉइंट यहां पर उन्होंने बताया, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर कि सर इनफ्लोस के लिए चेकिंग के रिगार्डिंग क्या करना है। तो आप इंश्योर कीजिए कि ऑल रिसीट्स हैव बीन मेंटेन्ड, ऑल रिसीट्स ऑफ डोनेशन मेंटेन, करेक्ट, उन्होंने ढंग से वो मेंटेन किया है कि नहीं। सर दूसरा, जो भी कैश बैलेंसेस है हैव बीन रिकंसाइल्ड, है ना। पर इसके अलावा और कुछ इनफ्लोस के रिगार्डिंग चेकिंग करना है क्या? सर ऑल कैश बैलेंसेस मेंटेन्ड विथ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और यू कैन से ऑथोराइज पर्सोनल, है ना, किसी के भी पास नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है सर। इसके अलावा, इसके अलावा और कुछ? फिर इसके अलावा आउटफ्लोज की बात करें
तो आउटफ्लोज के रिगार्डिंग क्या चेक करना है कि सर सबसे पहला तो ऑल द एक्सपेंडिचर शुड बी एज पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट। भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट लॉस है उसको कंप्लाई करे, उसी प्रकार का सारा खर्चा होना चाहिए। बोले ठीक है। इसके अलावा और कुछ? हाँ सर, आउटफ्लोज में इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं सर। ऑल इन्वेस्टमेंट्स शुड बी एज अलाउड अंडर ट्रस्ट एक्ट। अच्छा, अभी समझो तुम लोग, जो ट्रस्ट है ना वहां पर पैसा कैसे आया है? लोगों ने डोनेशन करके दिया हुआ, मनी इन्वेस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन। मतलब मैं समझा नहीं आपका पॉइंट पास, कैन यू प्लीज इलाबोरेट? हाँ, तब तक यहां पर कि सर अब जो पैसा आया है ना ट्रस्ट के पास, वो ट्रस्ट पे लोगों ने दिया है। हमें ट्रस्ट है कि जो ट्रस्टी है ना वो हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए हमने वहां पर डोनेशन दिया है। और उनके पास वो डोनेशन एक्सेस में पड़ा हुआ है पैसा, तो वो उसको कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? आईपीओ भर सकते हैं क्या? म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं क्या? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? एफ खेल सकते हैं क्या? सर जी नहीं। ऐसा कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट ये लोग नहीं कर सकते जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट ही खो जाए। समझ में आया? तो उनको क्या करना पड़ेगा? सर एज पर ट्रस्ट एक्ट दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन सच सोर्सेस वेर देर इज अ गारंटी कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहेगा। और वो गारंटी कहां कहां पर होती है? सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होती है, एफडी में होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एफडी में, डिपॉजिट्स में होती है। राइट? तो ये सब जगह पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके अलावा और कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये खास ध्यान रखिए। बोले ठीक है। इसके अलावा सर जितना भी एक्सपेंडिचर है उसके ओरिजिनल इनवॉइसेस एंड वाउचर्स या तो फिर बिल्स जो भी है सर उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। करेक्ट सर? इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा और कुछ? सर यहां पर ना इंपॉर्टेंट रोल एक और हो जाता है और वो है ट्रस्टी का। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, एज आई सेड राइट, कंटेंट्स है उसके। तो ट्रस्टी के रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला ट्रस्टी के रिगार्डिंग कि सर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि सर ट्रस्टी जो है ना वो जनरली ट्रस्ट का डेटर या क्रेडिटर नहीं होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर he is डेटर और क्रेडिटर ऑफ ट्रस्ट, कि भाई वो खुद ही इंटरेस्टेड है ट्रस्ट में, पर्सनल इंटरेस्ट आ गया उसका, ऐसा तो नहीं है ना सर? ये चेक करो। इसके अलावा सर ट्रस्ट एक्ट के तहत देयर हैज टू बी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज, सो वेदर मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज मेंटेन्ड और नॉट। जैसे कंपनी में नहीं होता भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए अदर देन ओपीसी ऑफ कोर्स, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। वैसे यहां पर फिर मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज है कि नहीं वो चेक करो। इसके अलावा अच्छा अभी ना ट्रस्ट एक्ट के तहत वहां पर क्लियरली एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे कंपनी के ऑडिट के केस में ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए वो प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? सर ऐसे 210 के तहत इट इज अ प्री कंडीशन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के किसी भी पर्सनल को ऑडिटर को ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ेगा। लाइक वाइज इन केस ऑफ ट्रस्ट एनी ऑफ द ट्रस्टी कंपल्सरी नीड्स टू बी प्रेजेंट अगेंस्ट द ऑडिटर। और ऑडिटर जो भी इंफॉर्मेशन मांगे, जो भी एक्सप्लेनेशन मांगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो सब कुछ उस ट्रस्टी को हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और यही चीज यहां पर हमें रिपोर्ट करनी है, वेदर ट्रस्टी any trustee, I would say, whether any trustee was present and provided all necessary information and explanations to auditor। क्या उसने वो सारा इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हमें दिया कि नहीं दिया? इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर है, जैसे कि एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डेटर्स या क्रेडिटर्स करंट असेट के रिगार्डिंग कि भाई 1 साल से ज्यादा कोई अमाउंट ड्यू नहीं होना चाहिए। भाई देखो यार, एक तो तुम ट्रस्ट के फॉर्म में तो क्या करते हो, मतलब कुछ ऐसा ही करते हो विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, लोगों की सेवा के लिए ही काम कर रहे हो।
और सर उसमें भी तुमको 1-1 साल से ज्यादा का डेड डेट्स हो रहा है, सर डेट्स ड्यू है मतलब। तो सर ये तो कहाँ का सोशल सर्विस हुआ, तुम खुद घाटे में जा रहे हो, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो वो ऐसा कुछ है कि नहीं, दैट यू नीड टू एंश्योर। फिर ट्रस्ट के खिलाफ कोई केस वगैरह चल रहा है कि नहीं। फिर अगर आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो या इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं भी हो, तो देयर इज अ चैरिटी कमिश्नर, उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, सारे लॉस का कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं, सर जो भी कमिश्नर के ऑर्डर्स है उन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, जिस कंडीशन के तहत तुमको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन दिया गया है वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। ऐसे ढेर सारे कॉमन जेनरिक पॉइंट्स है जो आप आराम से याद रख सकते हो। तो अगर आपको पूछे कि ट्रस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज है, आई थिंक इधर से ही आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है, यू कैन गो थ्रू द सेम एंड यू विल रियलाइज कि सर इसमें से 5 नहीं 10 पॉइंट तुम आराम से याद रख सकते। गेटिंग क्लियर? तो ऐसे ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप आराम से अपने हिसाब से मिनिमम 6-7 याद रख लेना, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं करना। लाइक वाइज सोसाइटी के केस में क्या है सर, सोसाइटी के केस में एग्जैक्ट सेम डिट्टो चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहला जनरिक, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देखो, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन देखो, सर इंटरनल कंट्रोल्स साउंड होने चाहिए ऑफ कोर्स। फिर सोसाइटी के केस में कंट्रीब्यूशन आता है मेंबर्स का, करेक्ट? तो वो कंट्रीब्यूशंस का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ, जो भी खर्चे हुए हैं बेसिकली उसका सारा ओरिजिनल इनवॉइस वाउचर होना चाहिए आपके पास, राइट? फिर जो भी कमिश्नर है सोसाइटी का, बेसिकली उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं, कमिश्नर नहीं बोलते। जैसे कंपनीज का रजिस्ट्रार होता है ना, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, बिल्कुल उसी प्रकार से सोसाइटी के केस में क्या होता है, सोसाइटी के केस में क्या होता है सर, सोसाइटी का भी रजिस्ट्रार होता है। तो रजिस्ट्रार ने जो भी कंडीशंस बताए हैं उसके तहत आपका ढंग से सब कुछ मेंटेन हो रहा है कि नहीं, सोसाइटी का कुछ ऑर्डर है तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस आपने किया कि नहीं, ये सब चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे जब हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को पढ़ेंगे, वहां पर ये अच्छे से डिटेल में कवर हो चुका है, राइट? और वही चीजें हैं, रजिस्ट्रार ने जो बताया वो आपने फुलफिल किया कि नहीं, कुछ इरेग्युलर चीजें तो नहीं हो रही, इन शॉर्ट फ्रॉड एरर तो कुछ नहीं है, और जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो वेस्टफुल नहीं होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। सोसाइटी के बारे में डिटेल आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी हम पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, सो डोंट वरी, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग एक एक पॉइंट देखने वाले हैं। बट ये थोड़ा सा जेनरिक चीज दिया हुआ था, सोसाइटी ट्रस्ट एंड सोसाइटी एंड ट्रस्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में कोई डाउट क्वेरी हो तो बताइए भाई। नोप? ऑल राइट, ठीक है भाई, चलो तो आज का सेशन यहां तक रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में अपना ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा।